कहानी की शुरुआत सैफिल नाम के एक गेमर लड़के से होती है जिसने अभी अभी अपने ही ऑर्गेनाइज किए हुए एक गेम टूर्नामेंट के दौरान अपने मैक्स लेवल कैरेक्टर को खो दिया था। लेकिन इस मैच में उसके सारे दोस्त पूरा मजे ले रहे थे, इसलिए उसे उस कैरेक्टर को खोने पर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। उसका ऑर्गेनाइज किया हुआ ये मैच इतना पावरफुल होता है कि जल्दी उस गेम की डेवलपर टीम उसे एक ऑफर देती है। तो सैफिल ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि डेवलपर टीम ने उसके लिए क्या प्रिपेयर किया है और बिना ज्यादा सोचे समझे एक्सेप्ट बटन क्लिक कर देता है। लेकिन शायद उसे पहले टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगले ही पल वो खुद को एक अजीब से कमरे में खड़ा पाता है जहाँ कई सारे लोग उसे घूर रहे थे। और हालात और भी खराब तब हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसकी फैमिली ज्वेलरी उसके पास नहीं थी। फिर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वो अपने गेम के उसी कैरेक्टर लव्स की बॉडी में आ गया है और कमरे में मौजूद सभी लोग उसे डरे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें मौत की सजा सुना दी हो। सैफिल समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, तो वो बहुत ही आराम से पूछने की कोशिश करता है कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही लव का मुंह खुलता है तो एक भयंकर एनर्जी पूरे कमरे में फैल जाती है और अंदर मौजूद सभी लोग जमीन पे गिर जाते हैं, जैसे किसी भारी ताकत ने उन्हें नीचे दबा दिया हो। बाहर से लव्स बहुत रूट टून में कहती है कि क्या तुम लोग हर नए इंसान से मिलने पर ऐसे ही फर्स्ट चढ़ते हो। लेकिन अंदर से सैफिल बुरी तरह से डरा हुआ था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसे याद आता है कि लव के पास एक इंटरमिडिएशन स्किल थी जिससे शायद ये सब हो रहा था। वो खुद को शांत करने और उस स्किल को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा करने में कुछ देर लग जाती है। इस दौरान सब लोग उसी हालत में जमीन पर दबे पड़े रहते हैं। आखिरकार जब माहौल नॉर्मल होता है तो लव एक एल्फ के पास जाकर उससे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन वो डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। फिर कुछ देर में उसे जवाब मिल ही जाता है। उसे बताया जाता है कि जब लव को सील किया गया था तब से 200 साल बीत चुके हैं और डीमन लॉर्ड अभी भी जिंदा है। राज्य ने उसे हराने के लिए एक नए हीरो को समन करने की कोशिश की थी और उसी प्रक्रिया में लव को गलती से वापस बुला लिया गया। अब सैफिल को पूरी बात समझ में आती है कि वो सच में इस गेम की दुनिया में फंस चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो अंदर से काफी एक्साइटेड महसूस कर रहा था। फिर उसे एहसास होता है कि इस शरीर में रहना दूसरों के लिए डरावना है, इसलिए वो सोचता है कि लोगों को हार्ट अटैक देने से पहले उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी लव्स बोलती है कि वो सबकी परेशानी समझती है कि सभी उससे बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि आखिर उसने एक वक्त में पूरी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका है। वो सबको भरोसा दिलाती है कि उसके राज्य को कब्जा करने वाले दिन अब बीत चुके हैं और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो ये भी साफ कह देती है कि उसे उनका नया हीरो बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो चाहते तो कोई और हीरो समन कर सकते हैं, क्योंकि लव्स अब यहाँ और नहीं रुकेगी। तो रोजा उससे पूछता है कि अब वो कहाँ जाएगी। इस पर लव्स जवाब देती है कि मैं बस इस दुनिया को देखने जा रही हूँ कि यहाँ क्या है, और अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं खुद वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर लव्स वहाँ से निकल जाती है। सैफिल को भी धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि लव्स के विंग्स कैसे काम करते हैं और वो बिना किसी परेशानी के उन्हें यूज करने लगता है। असल में लव्स वही मेन कैरेक्टर थी जिससे सैफिल ने गेम की शुरुआत की थी, और उस गेम की नोवेल सिस्टम में ये नियम था कि प्लेयर्स द्वारा की गई सभी बड़े काम गेम की कहानी में जोड़ दिया जाता था। और सैफिल ने जितना टाइम और पैसा लव्स के ऊपर लगाया था उससे वो गेम की दुनिया की सबसे खतरनाक और डरावनी कैरेक्टर बन गई थी। वो चाहता तो हमेशा के लिए लीडर बोर्ड के टॉप पर रह सकता था, लेकिन उसे वो बहुत बोरिंग लगने लगा। इसलिए उसने एक प्लान बनाया और सारे टॉप प्लेयर्स को लाइट और डार्क के ग्रुप में बांट दिया और दोनों के बीच एक जबरदस्त वॉर शुरू करवा दी। उस वॉर का रिजल्ट ये हुआ कि लव्स को हराने के बाद बेस में सील कर दिया गया। वही सैफिल और उनके दोस्तों के लिए वो बस मस्ती थी, लेकिन उनके ऐसा करने के कारण ये दुनिया पूरी तरह तबाह हो गई थी और इसी वजह से अब इस वर्ल्ड में लव से बहुत डरते थे। और मजे की बात ये थी कि जब सैफिल और उसके दोस्त ये वॉर कर रहे थे तो उन्होंने गेम का मेन मकसद यानी कि डीमन लॉर्ड को मारना पूरी तरह इग्नोर कर दिया था, इसलिए आज तक वो जिंदा है। लेकिन अभी लव्स उसके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसके बाद मैं निपटाने का डिसाइड करती है। फिलहाल वो बस इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती है, क्योंकि अभी गेम उसकी असली रियलिटी बन चुकी थी। वो सबसे पहले अपने पुराने बेस पर जाती है। ये वही जगह थी जहाँ से उसने वॉर के दौरान सब कुछ कंट्रोल किया था। ये जगह 200 सालों के बाद भी काफी शानदार लग रही थी, बस वहाँ चारों तरफ थोड़ी धूल मिट्टी जम चुकी थी। लव्स अपने पुराने थ्रोन पर बैठ जाती है और सैफिल अपने दोस्तों के साथ बिताए पुराने मजेदार पलों को याद करने लगता है। वो सोचता है कि कैसे वो सब बेवकूफी भरी बातें करते हुए ग्रुप चैट में हंसते रहते थे, लेकिन अब उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वो सभी चैट वाली बातें ऐसा लग रहा है जैसे वो सच में हुआ हो। तभी लव्स को एहसास होता है कोई उसकी तरफ आ रहा। वो चौकन्नी हो जाती है, क्योंकि यहाँ किसी को भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब वो उसे देखती है तो सामने एक नीले वालों वाली लड़की होती है जिसका नाम डीना था। वो लव्स को देखकर बहुत एक्साइटेड होती है, क्योंकि वो पिछले 200 साल से उसके पास आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन लव्स को बिल्कुल भी याद नहीं होता कि ये लड़की कौन है। और ये जानकर डीना का दिल टूट जाता है। वो कहती है कि वो लव्स की सबसे लॉयल एडवाइजर थी और उसने इतने सालों तक वो अकेले ही इस जगह पर इंतजार कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी लव्स को याद नहीं आता कि उसने कभी किसी एडवाइजर की मदद ली हो। फिर सैफिल को अचानक से याद आता है कि जब ये बेस बन रहा था तब उसने सोचा था
था कि बैकग्राउंड में एक एनपीसी रखना चाहिए जो उस जगह का ख्याल रखे, और उसी वक्त उसने डीना को वहाँ सेट किया था और फिर उसके बारे में पूरी तरह भूल गया था। तो अब शायद इस दुनिया के रियल बनने के बाद वो एनपीसी की जगह गई थी। सैफ अली को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है कि वो 200 सालों से अकेली यहाँ फंसी हुई थी, इसलिए लव मुस्कुराकर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। डीना तुम्हारे बिना ये बेस सुरक्षित नहीं रह पाता, और ये सुनकर डीना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसके लिए लव के ये शब्द बहुत महत्व रखते थे, लेकिन अब लव को ये जानना था कि इन 200 सालों में दुनिया में क्या क्या बदला है। वो डीना से अभी तक की सारी कहानियां बताने के लिए कहती, तो डीना मुस्कुराकर कहती है कि मुझे सब बताने में खुशी होगी, और फिर वो बोलना शुरू करती है। वो बताती है कि लव की हार के बाद जिन 7 हीरोज ने मिलकर उसे हराया था, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग नेशन बना ली, और 2 सालों में उन 7 में से 4 हीरो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो नेचुरल तरीके से मारे गए थे, लेकिन बाकी 3 जिनकी लाइफ स्पेन ज्यादा लंबी थी वो अब भी जिंदा हैं। लव से सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है। वो मन ही मन बड़बड़ाती है कि क्या वो हीरोज अब भी जिंदा हैं जो पुराने फ्रेंड्स थे, या फिर ये सब इस दुनिया के एनपीसी बन चुके हैं। वो डिसाइड करते कि जल्दी वो उन तीनों से मिलने जरूर जाएगी, चाहे वो इंसान हो या बस गेम कैरेक्टर। फिर डीना आगे बताती है कि डीमन किंग ओम अभी भी जिंदा है, और उसके जिंदा होने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि लव को सील करने के बाद वो 7 हीरो उसे पूरी तरह हरा नहीं पाए थे। फिर वो कहते हैं कि लव की 12 हेवनली स्टार्स अब तक इस दुनिया में मौजूद, हालांकि उनमें से ज्यादातर अपने अपने रास्ते जा चुके हैं। ये वही ग्रुप था जिसे सैफिल ने बनाया था, 12 बेहद ताकतवर और रेयर मॉन्स्टर एनपीसीज जिन्हें उसने अपने अंडर रखने का सपना देखा था, ताकि उसके पास एक छोटी सी इलाइट आर्मी हो, एक ऐसी फोर्स जो कि हर कमांड पर दुनिया हिला दे। लव बिना डरे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि वो सब कहाँ हैं? तो डीना तुरंत जवाब देती है कि उनमें से 6 के बारे में मुझे पता है, और उनमें से 2 ने तो शायद डीमन आर्मी ज्वाइन कर ली है। आगे वो थोड़ा झिझक कर कहती है कि शायद उन्होंने हीरो से बदला लेने के लिए ऐसा किया, क्योंकि उन्होंने ही आपको सील किया था। लव को इस सुनकर थोड़ा बुरा लगता है। वो कहती है कि क्या इतनी छोटी बात के लिए उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया? खैर, जब मिलेंगे तो उनकी थोड़ी क्लास लेनी पड़ेगी। हालांकि ये सोचकर उसे सुकून मिलता है कि अब उसके पास करने के लिए कोई काम है। उसकी असली प्लानिंग तो बस दुनिया घूमने और एक्सप्लोर करने की थी, और ये पता लगाने की थी कि बाकी तीनों हीरो भी कहीं उसके जैसे प्लेयर तो नहीं। लेकिन अब उसे सबसे पहले अपने 12 हेवनली स्टार्स को वापस इकट्ठा करना होगा, क्योंकि अगर उनमें से कोई भी बेकाबू हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उसी पर आएगी। वो डीना से कहती है कि पहले स्टार का लोकेशन बताओ। डीना तुरंत एक मैप निकालती है और सिविल नाम की जगह पर पॉइंट करते हुए कहती है कि ये एक हीरो पिछले कुछ सालों से रह रहा है, और हेवनली स्टार एरिया कहीं महीनों से उस जगह पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। अब इतना सुनते ही लव से खड़ी हो जाती है और कहती है कि हम यहीं से शुरुआत करेंगे, और निकलने ही लगती है। लेकिन डीना उसे जल्दी से रोकती है और कहती है कि हम बिना तैयारी के ऐसे नहीं जा सकते हैं। डीना बताते है कि लव के पास तो एक सिक्का भी नहीं है, और वो खुद उसे पैसा देना चाहती है, लेकिन 200 साल में काफी चीजें बदल गई हैं, और उसका सारा पैसा बस कागज का कबाड़ा बन चुका है। तो लव मुस्कुराकर कहती है कि कोई बात नहीं, हम रास्ते में कुछ पैसे कमा लेंगे। तो डीना सिर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे साथ कौन बिजनेस करेगा? तुम लेजेंडरी कॉन्कर हो, तो लोग तुम्हारा नाम सुनकर ही भाग जाएंगे। तो लव कहती है कि 2 साल हो चुके हैं, अब मुझे कौन ही पहचान पाएगा। इस पर डीना फिर कहती है कि एल्फ जैसी रेस अभी भी जिंदा है, और उन्होंने तो शायद तुम्हारे नाम पर अपने बच्चों को डराना शुरू भी कर दिया होगा। ऊपर से किंगडम ने तुम्हारी वापसी पर पब्लिक वार्निंग भी जारी की है। फिर वो सुझाव देती है कि अगर तुम्हें सच में पैसे चाहिए तो तुम्हें एडवेंचरिंग करनी चाहिए। तो लव्स को एक ट्रेड सिटी एलियर भेजती है, जहाँ वो एडवेंचर गिल्ड ज्वाइन कर सके, लेकिन उसके काले पंख बड़ी आसानी से सबका ध्यान खींच सकते हैं। इसलिए लव्स उन्हें अपने ओवरसाइज क्लॉ के अंदर छुपा लेती है, जिससे उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, और तो और उसमें उसे घुटन भी महसूस होने लगती है। पर इस वक्त उसके पास और भी कोई रास्ता नहीं था। वो खुद से कहती है कि थोड़ी तकलीफ ही सही, पर अब असली खेल शुरू होगा। फिर जैसे ही वो दोनों एडवेंचर गिल्ड पहुंचती हैं, तो लव्स दरवाजे पर रोक कर कहती है कि उसे लगता है जैसे वहाँ किसी पुराने अड्डे पर वापस आ गई है, जहाँ हर तरफ मिसफिट्स और डिजनरेट्स मौजूद हो। असल में उसकी गेम के लॉर के हिसाब से लव्स अपना डार्क नेशन बनाने से पहले एक एडवेंचर रह चुकी थी, लेकिन तभी उसे एहसास होता है ये तो पहली बार है जब वो असल में इस गिल्ड में कदम रखी है। फिर उसे सब इतना जाना पहचाना क्यों महसूस हो रहा है। फिर डीना कहती है कि लव्स किसी गहरी सोच में खोई हुई है, तो वो पूछती है कि सब ठीक तो है। तो लव्स तुरंत अपनी सोच से बाहर आकर कहती है कि कुछ नहीं, चलो जॉब बोर्ड चलते हैं। और दोनों जब जॉब बोर्ड के सामने पहुंचती हैं, तो डीना की नजर एक पोस्ट पर जाती है जहां 3000 कॉइंस का रिवॉर्ड था, और उसके लिए बस कुछ खोई हुई बिल्लियों को ढूंढना है। तो लव्स कहती है कि ऑफर बुरा नहीं है, लेकिन फिर सोचती है कि इन बिल्लियों को ढूंढने में मेरा पूरा हफ्ता निकल जाएगा, और वो साइड क्वेस्ट पर इतना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी। दोनों आगे बढ़ती हैं, और तभी डीना को एक हंटिंग जॉब दिखती है, जहाँ वो कुछ ऑफ को खत्म करने के बदले 1500 कॉइन रिवॉर्ड मिल रहे थे। और लव्स को ये बिल्कुल परफेक्ट लगता है, क्योंकि ऑर्ड्स को मारने के बाद सिर्फ 3% चांस होते हैं कि उनके पास ये उनका मीट मिल सके, और अगर कोई वो मीट खा ले तो उसका मैक्स हेल्थ बढ़ जाता है। तो लव सोचती है कि क्यों ना एक साथ हंटिंग और थोड़ा एचपी फार्मिंग किया जाए। उसी दिन शाम को दोनों उस विलेज में पहुंचती हैं जहां से ये रिक्वेस्ट आई थी। वहाँ उनका सामना गांव के
के चीफ से होता है, जो कि थका हुआ बूढ़ा आदमी था जो बस सब कुछ खत्म करना चाहता था। वो बताता है कि काफी ऑक्स काफी समय से गांव को तबाह कर रहे हैं। वो लड़कियों को अगवा करते हैं, लोगों को मार डालते हैं और गांव की हर चीज को राख बना देते हैं। वो दोनों से विनती करता है कि किसी तरह इन ऑर्क से उन्हें मुक्ति दिलाए। तो डीना मुस्कुराते हुए उसे भरोसा दिलाती है कि आप फिक्र मत कीजिए, लफ्ज इन ऑर्क्स को पल भर में खत्म कर देगी। जो सुनकर चीफ की आंखों में उम्मीद जाग जाती है और वो गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता है। फिर लफ्ज और डीना अपने हथियारों के साथ उस घने जंगल की तरफ बढ़ती हैं, जहाँ से ऑर्क्स की स्मेल आ रही थी। अब शिकार करने का वक्त आ चुका था। कुछ देर चलते रहने के बाद आखिरकार लफ्ज और डीना को वहाँ ऑर्क्स का डेन मिल जाता है, जहाँ दो ऑर्क्स बाहर पहरा दे रहे थे। लफ्ज तुरंत अपने अटैक की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि मैंने अब तक अपना टेस्ट स्क्रीन तो देखी ही नहीं। तो वो तुरंत उसे खोलती है और राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसके सारे मैक्स लेवल एबिलिटी अब भी वैसे ही थे। इसलिए इन ऑर्क्स को खत्म करना उसके लिए कोई मुश्किल का काम नहीं होना चाहिए। अब भी वो थोड़ी झिझक रही थी। स्क्रीन पर किसी को मारना और हकीकत में किसी को मारना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो आखिरकार अपने एक एबिलिटी एक्टिवेट करती है और उसके चारों तरफ बाहर तलवार बन जाती हैं, जो अगले ही पल बिजली की तरह हवा को चीरती हुई उन दोनों ऑर्क्स पर जाके लगती हैं और हवा में चारों तरफ खून की स्मेल फैल जाती है। वो नजारा इतना घिनौना था कि डीनो तो सहम ही जाती है, लेकिन लफ्ज के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे ये सब उसके लिए बहुत आम बात हो। कुछ ही पलों में पूरे ऑर्क नेक्स्ट को खबर लग जाती है कि कोई घुसपैठिया आया है और सैकड़ों की संख्या में ऑर्क्स बाहर निकल कर आते हैं, जो कुछ ही सेकंड्स में लफ्ज को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके बीच में एक विशाल ऑर्क खड़ा था, जो कि उनका लीडर भी होता है। अगर कोई भी आम एडवेंचर होता तो अब तक मौत के मुंह में सो चुका होता, लेकिन जैसे ये झुंड लफ्ज पर हमला करने दौड़ता है तो उसे लगता है जैसे सब स्लो मोशन में चल रहे हैं। वो समझ जाती है कि उसे और तलवार बनाने की जरूरत नहीं है। वो हल्के मुस्कान के साथ अपने क्लॉक को पीछे फेंकती है और अगले ही पल गायब हो जाती है। फिर अगले ही पल सिर्फ उसकी तलवार की चमक दिखती है और उसके सिर हवा में उड़ते नजर आते हैं। कुछ ही सेकंड्स में पूरा दिन खामोश हो जाता है और लफ्ज धीरे से उस बड़े ऑर्क के सामने जाकर कहती है कि अरे मैंने तुम्हारी टीम को उड़ा दिया, अब तू क्या करेगा। तो वो विशाल ऑर्क गुस्से में ग्रस्त है और लफ्ज की ओर झपटते हुए पूरी ताकत से उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन लफ्ज हिलती तक नहीं। उसके चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अपने पंच से उसे हल्का सा टच करती है और एक सेकंड बाद ही उस ऑर्क के सिर में एक बड़ा छेद बन जाता है। इस तरह से वो सभी ऑर्क को बिना किसी मेहनत के मार देती है। वो वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इतने की डीना भी कुछ पल तक बस उसे देखती रह जाती है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़कर ऑर्क की लाशों को हार्वेस्ट करने लगती है। वो बहुत खुश हो जाती है जब उसे पता चलता है कि एक ऑर्क का टेंडरलॉइन अब भी सलामत है। डीना के मुताबिक ऑर्क की सारी वैटिलिटी उनके टेंडरलाइन में जमा होती है। अगर वो हिस्सा डैमेज ना हुआ हो और कोई उसे खा ले तो वो सारी एबिलिटी सीधा शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। डीना मुस्कुराते हुए कहती है जब हम लौटेंगे तो मैं तुम्हारे लिए इसका स्पेशल मीट तैयार करूंगी। इतना कहकर वो एक के बाद एक पोर्टल्स बनाती जाती हैं और सभी ऑर्क की बॉडीज उन पोर्टल में स्टोर कर लेती है। तो उसकी एबिलिटी देखकर लव थोड़ा हैरान रह जाती है। उसे पता था कि डीना के पास ऐसी एबिलिटी भी है, लेकिन वो मन में सोचती है कि अगर कभी मुसीबत आई तो ऐसी टेलीपोर्टेशन स्किल उनके बहुत काम आने वाली है। अब आगे उनका काम था ऑर्क द्वारा अगवा की गई औरतों को बचाने का। तो कुछ ही देर में वो दोनों अंदर तक पहुंच जाती हैं और वहां उन्हें दर्जनों औरतें मिलती हैं। डीना को ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि सभी औरतें पूरी तरह ठीक हैं और किसी को कोई चोट नहीं लगी। तो लव कहती है कि ये तो नॉर्मल है, गेम की लॉर में लिखा था कि ऑर्क असल में औरतों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बस उनकी शक्ल बहुत खराब होती है और उनका करिश्मा स्टेज बेहद लो होता है। तो वो किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते और सीधे किडनैपिंग पर उतर आते हैं। ये जानकर डीना हैरानी से कहती है कि क्या ये डरावने मॉन्स्टर भी जेंटलमैन हो सकते हैं, लेकिन लव कहती है कि जो भी हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, किडनैप करना भी गुनाह है। फिर वो एक विशाल रॉक फीस्ट समन करती है और पूरे गुफा पर गिरा देती है ताकि कोई ऑर्क जिंदा न बच सके। तभी डीना थोड़ा झिझकते हुए पूछती है कि क्या मैं इन लड़कियों की यादें मिटा दूं ताकि उन्हें उन बदसूरत चेहरों की याद न रहे। तो लफ्ज तुरंत ही उसकी तरफ देख कर कहती है कि रुक जाओ, तुमने इतनी कैजुअली मेमोरी वाइप करने की बात कह दी जैसे ये कोई रोजमर्रा का काम हो। वो सोच कर पूछती है कि क्या तुम सच में किसी की यादें मिटा सकती हो। तो डीना बड़े आराम से जवाब देती है कि हाँ, ये तो बहुत ईजी है, अगर मैं चाहूँ तो किसी की पर्सनैलिटी भी पूरी तरह से बदल सकती हूँ। ये जानकर लफ्ज को डीना की पावर थोड़ी डरावनी लगती है, पर फिर भी वो शांत होकर कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इन लोगों ने बहुत कुछ देखा है, लेकिन उन्हें इसे झेलना सीखना होगा। हमें बस इन्हें सुरक्षित गांव तक पहुंचाना है। उसके बाद वो एक गोलम समन करती है और उसे आदेश देती है
कि सभी औरतों को अपनी पीठ पर बिठाकर गांव तक पहुंचाए। मिशन उम्मीद से कहीं अच्छे तरीके से पूरा हो जाता है, लेकिन लफज के मन में अभी भी एक सवाल था। वो पूछता है कि अगर ये काम इतना आसान था तो फिर किसी और ने इसे पहले क्यों नहीं लिया। तो डीना हंसते हुए जवाब देती है क्योंकि यहाँ किसी को इतना रिस्क लेने का मोटिवेशन नहीं मिलता। आगे लफज पूछता है कि क्या और के टेंडरलैंड में छिपी वाइटलिटी ही सबसे बड़ी इनाम है। तो डीना मना करते हुए कहती है कि शायद तुम्हारे टाइम में था, पर अब ये वॉरियर्स तो बस नाम के वॉरियर्स है। आगे वो पूछता है कि जानती हो इस युग का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर कौन है। तो लफ हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि अगर वो इस युग का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर है तो शायद मुझसे कम नहीं हो। लेकिन डीना बताती है कि नहीं, वो बस लेवल 120 तक पहुंचा है। जो सुनकर लफ्स के चेहरे से पूरा रंग उड़ जाता है। वो हैरानी से कहती है कि क्या सिर्फ 120 ही। उसे याद आता है कि उसके टाइम पर तो सैकड़ों लोग 1000 तक पहुंच चुके थे। फिर डीना हंसते हुए कहती है कि हाँ, लेकिन वो लोग पिछले युग के थे जो हर सेकंड ट्रेनिंग करते थे। यहाँ तक कि वो तो इस चक्कर में अपनी नींद भी छोड़ देते थे। वो असली खिलाड़ी थे, लेकिन अब के लोग इतने लगातार नहीं लड़ सकते। इतनी मेहनत करने से पहले ही वो मर जाएंगे। फिर लफ्स वो आसमान की ओर देखती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो जिस वर्ल्ड को जानती थी वो इतना वीक कब हो गया। लफ्स सोचती है कि शायद उसके लिए तो ये सब एक गेम था जहाँ लेवल अप करना नॉर्मल था, लेकिन इन लोगों के लिए ये उनकी असली जिंदगी है और कोई भी अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहता। उसके बाद लव और डीना वापस गांव पहुंचती हैं, जहां गांव वाले एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो सब औरतें जिन्हें बचाया गया था लफ्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हैं। लफ्स भी उन्हें खुश देखकर खुश होती है, लेकिन मन में सोचती है कि अगर इन्हें मेरी असली पहचान पता लग जाए तो शायद ये लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। फिर गाँव का मुखिया दोनों को उनका इनाम दे देता है, तो डीना उसे अच्छे से चेक कर लेती है और वहाँ से चलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी मुखिया पूछता है कि क्या सच में हम अपना बनाया हुआ गोलम रख सकते हैं। तो लफ्स मुस्कुरा कर कहती है कि हाँ, अगर कभी फिर से कोई और का हमला करता है तो ये गांव की सुरक्षा करेगा। मुखिया उसकी दयालुता देखकर इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तो आप जरूर भगवान की दूत होंगी। लेकिन लफ्स मन ही मन हंस पड़ती है। फिर जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं तो गाँव वाले उसे उसका नाम पूछते हैं ताकि अपने राक्षसों के रूप में हमेशा याद रख सके। तो लफ्स बिना सोचे समझे अपना नाम बताने जा रही होती है, लेकिन तभी डीना उसे रोकते हुए दूसरा नाम बता देती है, जिससे लफ्स थोड़ा चिढ़ जाती है। तो डीना कहती है कि हाँ, हम ये बात पहले भी तय कर चुके हैं कि हम उन्हें अपनी पहचान नहीं बता सकते। अगर तुम्हारी असली पहचान सामने आ गई तो पूरा राज्य डरने लगेगा। अब उनके पास सफर के लिए काफी पैसे थे। वो वहाँ सीधा स्वेल जाने का डिसाइड करते हैं। हालांकि लफ्स थोड़ी परेशान थी क्योंकि वो वहाँ एक बहुत ही खतरनाक काम के लिए जा रहे थे। उसे बाहर स्टार्स में से एक एरिस को रोकना था जो उस जगह पर हमला कर रहा था। साथ ही उसे ये भी कन्फेस करना था कि क्या उसके पुराने साथी अब भी जिंदा हैं या नहीं। इसलिए वो सबसे पहले मैग्रेस से मिलने का सोचते हैं। जैसे जैसे वो उसे शहर के पास पहुंचते हैं तो लफ्स देखते हैं कि चारों तरफ छोटे छोटे चमकते हुए पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। वो पूछती है कि क्या है, तो डीना बताती है कि माना के पार्टिकल्स हैं। ये जमीन इतनी अच्छी है कि यहाँ से माना निकल कर हवा में तैर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि हम स्वेल नेशन के करीब पहुँच गए हैं। वो ये कहते हुए बहुत एक्साइटेड लग रही थी, लेकिन लफ्स ने इधर उधर देख कर कहती है कि मुझे तो ये सब एक नॉर्मल वाटर टाउन जैसा ही लग रहा है। फिर वो शहर की मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ एक गार्ड बताता है कि अंदर जाने के लिए उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए और लफ्स को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए वो चिंतित हो जाती है कि शायद वो शहर के अंदर नहीं जा पाएंगे। लेकिन डीना बिल्कुल भी परेशान नहीं थी क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट फॉर्जी की स्किल है, जिससे वो किसी भी डॉक्यूमेंट को तुरंत बना सकती है। वो सीधा गार्ड के पास पहुंच जाती है और दोनों का पासपोर्ट दिखाती है, तो गार्ड उन्हें देखकर सच मान लेता है और उन्हें शहर के अंदर जाने देने लगता है। फिर जब वो सिटी में घूम रहे होते हैं तो डीना लव को बताती है कि इस शहर की स्थापना एक बुद्धिमान एल्फ मैग्रेस ने की थी और ये शहर अपनी मैजिकल नॉलेज के लिए काफी जाना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ माना भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ कई मेज और स्कॉलर्स अपनी मैजिक ट्रेनिंग के लिए आते हैं। आगे डीना लव से पूछती है कि आगे तुम्हारा क्या प्लान है। तो लव बताती है कि सबसे पहले वो मैग्रेस से मिलने जाएगी क्योंकि उसे कुछ बात करनी थी। लेकिन डीना ये सुनकर डर जाती है क्योंकि वो सोचती है कि लव्स मैग्रेस के कैसल पर हमला करने वाली है। लेकिन लव्स उसे भरोसा दिलाती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, वो बस उससे मिलने के लिए जा रही है। खासकर एरिस यहाँ पर अटैक करके मैग्रेस को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इसलिए उसे उसके लिए मैग्रेस से माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन उससे पहले लव्स कहती है कि वो लाइब्रेरी जाना चाहती है क्योंकि अभी भी उसे इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना था। तो वो आसपास लोगों से लाइब्रेरी की लोकेशन पूछने लगती है। इसी दौरान उनकी मुलाकात ग्रांड नाम के एक बंदे से होती है। वो कहता है कि तुम दोनों को जरूर इस शहर में नहीं हो क्योंकि लगभग सभी जानते हैं कि यहाँ की सभी लाइब्रेरीज पूर्वी दिशा में है और उनके पास काफी खाली समय भी था, इसलिए वो उन्हें वहाँ खुद ले जाने के लिए मान जाता है। फिर डीना उसे धन्यवाद देती
देती है और खुद को ट्रैवलिंग मर्चेंट और लफ्स को उसका अजीब और रहस्यमय कर्मचारी बताती है। तो लफ्स उसे चुप करने के लिए उसका पैर जोर से दबा देती है, क्योंकि आखिर कौन अपने साथी को अजीब और रहस्यमय बताता है। लेकिन ग्रांट साफ देख सकता था कि लफ्स वाकई थोड़ी अजीब लग रही थी, फिर भी उसे यकीन था कि उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी। तो लफ्स को भी ये देखकर थोड़ा सुकून मिलता है कि वो उस पर शक नहीं कर रहा था। उसके बाद शहर के अंदर के रास्ते दिखाते हुए ग्रांट्स बता रहा था कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, और डीना भी हैरान होकर कहती है कि यहाँ तो सब कितने जोश में है। इस पर ग्रांट्स मुस्कुराकर बताता है कि हाँ, स्वेल के लोग बहुत ही खुश मिजाज और मेहनती हैं। लेकिन फिर वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि हालांकि पिछले कई सालों से स्वेल पर एरिस के हमले होते रहे हैं, इसलिए ज्यादातर लोग अब यहाँ रहना पसंद नहीं करते। ये सुनकर लफ्स का चेहरा अचानक उतर जाता है। अंदर से उसे एहसास होता है कि इस हालात के पीछे कहीं न कहीं उसकी ही गलती है। ग्रांट्स उसकी बेचैनी को नोटिस कर लेता है, मगर उसे लगता है कि वो शायद एरिक के अटैक की बात से डर रही है, इसलिए वो उसे भरोसा दिलाती है कि चिंता मत करो, शहर का डिफेंस सिस्टम को तोड़ भी नहीं सकता। फिर वो समझाने लगता है कि किसी झील से पूरा शहर गिरा है। वो असल में एक गोलेम है जिसे मैग्रिस नाम के क्रिएटर ने बनाया था, और अब तक जितनी बार भी एरिस ने हमला किया था, हर बार उस गोलेम ने ही शहर की रक्षा की है। ये सुनकर लफ्स झील को स्कैन करती है तो उसे पता चलता है कि ये सच में एक गोलेम ही है। फिर भी वो उसका लेवल 500 देखकर कुछ खास इंप्रेस नहीं होती, लेकिन उसके मिलियन एचपी पॉइंट देखकर चौंक जाती है। वो सोचती है कि अगर मैग्रिस ने इतना पावरफुल गोलेम बनाया है तो उसके पास सच में कमाल का स्किल होगा। ग्रांट फिर उन्हें शहर के मॉन्ट्रियल स्टेशन तक छोड़ने जाता है और कहता है कि यहाँ से तुम्हें ईस्टर्न स्टेशन तक पहुँचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसके बाद तुम्हें अकेले ही जाना होगा। तो डीना और लफ्स दोनों उसका दिल से धन्यवाद करती हैं। फिर जैसे ही ग्रांट्स जाने लगते हैं तो लफ्स चुपचाप उसका डेट शीट स्कैन करती है। उसका लेवल 82 था। वो सोचती है कि तकनीकी तौर पर ये बहुत बड़ा लेवल नहीं था, लेकिन इस युग के फाइटर्स के हिसाब से ग्रांट्स उनमें से काफी स्ट्रॉन्ग था। फिर डीना उसकी ओर देखती है और कहती है कि चलो चलते हैं, और दोनों आगे बढ़ जाते हैं जहाँ से उनकी अगली जर्नी शुरू होने वाली थी। अब जब लफ्स थोड़ा सोचती है तो उसे याद आता है कि मॉन्ट्रियल तो उसने कभी अपनी ओरिजिनल गेम में देखे ही नहीं थे। ये जगह तो बिल्कुल नई लग रही थी, शायद गेम की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। फिर जब दोनों लाइब्रेरी पहुंचती है तो लव सीधा हिस्ट्री सेक्शन में चली जाती है। उसे जानना था कि इस 200 साल में जब तक वो सील्ड थी उस दौरान यहाँ क्या क्या हुआ था। वो एक के बाद एक बुक्स पलटने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर कुछ अजीब किताबों पर पड़ती है। वो 3 किताबें ऐसी थी जिनमें लिखा था कि सातों हीरोज ने लफ्स को सील करके बहुत बड़ी बेवकूफी की थी। ये देखकर लफ्स थोड़ी चौंक जाती है कि ये शहर मैग्रिस चला रहा है, जो खुद उन्हीं 7 हीरोज में से एक था। तो फिर यहाँ ऐसी किताबें कैसे रखी जा सकती हैं? तो रीना कहती है कि शायद इसलिए क्योंकि मैग्रिस ने यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं बनाई है, उसने लोगों को बोलने की आजादी दी है, इसलिए कोई भी उसके बारे में जो चाहे वो कह सकता है। वो आगे समझाती है कि असल में लोग 7 हीरोज से नफरत नहीं करते, बस अब उन्हें लगता है कि लफ्स इतनी बुरी भी नहीं थी जितना सबने समझा था। लफ्स सब कुछ चुपचाप सुनती रहती है और डीना आगे कहती है कि 2 साल बीत चुके हैं, उस वक्त लोग उससे बहुत डरते थे, लेकिन वो डर धुंधला पड़ चुका है। कुछ लोगों ने तो मानना शुरू कर दिया है कि लफ्स का शासन उतना बुरा भी नहीं था। फिर लफ्स एक किताब पढ़ती है जिसमें लिखा था कि 200 साल पहले कहीं से एक रहस्यमयी ब्लैक विंग अचानक प्रकट हुई थी, जिसने पूरी दुनिया को एक झटके में अपना शासन के अधीन कर लिया। लेकिन असल में उसने बस सबको साथ मिलाया था। वो सख्त थी लेकिन क्रूर नहीं थी, और उसके राज में बहुतों की जिंदगी बेहतर हो गई थी। लेकिन इंसानियत ने अपनी आजादी वापस पाने की चाहत में उसे अस्वीकार कर दिया, और 7 हीरोज ने मिलकर उसे सील कर दिया। और अगर यहीं तक बात रहती तो शायद सब ठीक होता, लेकिन उस वक्त तक पूरी डीमन आर्मी को रोकने वाले डर बस लफ्स और उसके 12 स्टार्स ही थे। इसलिए जैसे ही लफ्स को सील किया गया, डीमन आर्मी ने उस मौके का फायदा उठाया और इंसानियत पर हमला बोल दिया। उसके बाद हीरोज ने डीमन आर्मी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी ताकत पहले जैसी नहीं रही थी, इसलिए वो हार गए और धीरे धीरे इंसानों की धरती डीमन के कब्जे में आती रही और अब पूरी तरह मानव जाति मिटने की कगार पर थी। ये सब जानकर लफ्स के दिल में बेचैनी उठने लगी। वो सोचती है कि मैंने जो युद्ध शुरू किया था वो तो बस खिलाड़ियों के बीच मजे के लिए था। किसी ने मुझे नहीं बताया कि उससे ये दुनिया तबाह हो जाएगी, और लाइब्रेरी की इस यात्रा ने उसे उसकी गलती का एहसास करा दिया। अब वो जानती थी कि उसे क्या करना है। वो जल्दी से एरिस से मिलकर सब कुछ ठीक करना चाहती थी, लेकिन तभी जमीन अचानक से जोर से हिलती है। पूरी सिटी में भूकंप जैसा झटका लगता है और चारों तरफ सायरन बजने लगते हैं और सभी मशीनरीज को बॉर्डर पर बुलाया जाता है और उन्हें दुश्मन के हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दिया जाता है। तो लफ्स चारों ओर हुई नुकसान को देखती है और डीना से पूछती है कि क्या यहाँ तक इतने बड़े भूकंप अक्सर आते रहते हैं। तो डीना जवाब देती है कि नहीं, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। और ये जानकर लफ्स तुरंत समझ जाती है कि जरूर एरिस की किसी स्किल का असर है, और वो जल्दी ही पूरी ताकत से हमला करने लगता है। तो वो वक्त बर्बाद नहीं करती और तुरंत एक ग्लाइडर बनाती है और डीना को साथ चढ़ने को कहती है। फिर आगे जाते हुए उसे एक चीज समझ नहीं आ रही होती। वो सोचती है कि एरिस तो हमेशा एक मासूम भीड़ जैसे मॉन्स्टर के रूप में जाना जाता था और वो किसी पर भी इस तरह से अटैक नहीं कर सकता, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या सच में ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे सील कर दिया गया था, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? उसे एक और बात बहुत परेशान कर रही थी कि उसे एरिस की सारी बातें कैसे याद है।
जबकि उसने गेम में उससे कभी मुलाकात भी नहीं की थी। लेकिन अभी उसके पास इन सवालों के जवाब ढूंढने का समय नहीं था। पहले उसे किसी भी कीमत पर एरिस को रोकना था। आगे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब एरिस बस एक छोटा सा मेमना था। वो अकेले जंगल में भटक रहा था और तभी वो लव से टकरा जाता है। लव उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने जो खड़ा था वो कोई साधारण भेड़ नहीं बल्कि एक रेनबो शिप था, एक लेजेंडरी मॉन्स्टर जिसके बारे में कहा जाता था कि वो हर 500 साल में सिर्फ एक बार जन्म लेता है। वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो कदम बढ़ाती है तो वो छोटा मेमना डर के मारे पीछे हट जाता है और रोने लगता है। लव उसकी आंखों से बहते आंसू को देखकर अंदाजा लगाती है कि शायद ये बेचारा जन्म से ही इंसानों और मॉन्स्टर से भागता फिर रहा है, क्योंकि उसकी ऊन का एक एक रेशा सोने से भी ज्यादा कीमती था। फिर वो उससे सीधा पूछती है कि अगर तुम्हें अपनी हालत पर इतना अफसोस है तो इन आंसुओं से क्या होगा? अगर तुम्हें अपनी ऐसी हालत पसंद नहीं तो उन लोगों के खिलाफ लड़ो जो तुम्हें सताते हैं, वरना जिंदगी भर आंसू ही बहाते रह जाओगे। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने उसे छोटे से एरिस के दिल में आग जला दी। एरिस ने अपने आंसू पूछे और उसी पर लव्स पर हमला कर दिया, जो देखकर लव्स पहले तो हैरान हुई लेकिन फिर मुस्कुरा देती है। उसे उसका ये अंदाज काफी पसंद आया था। फिर वो उसे वापस नीचे खड़ा कर देती है और कहती है कि मेरे साथ चलो, लेकिन एक दिन मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा पहला साथी बनो। आगे वो पूछती है कि वैसे क्या तुम्हारा कोई नाम है? तो वो मेमना नाम है सिर हिला देता है। फिर लव्स आसमान की ओर देखती है और कुछ देर सोच कर कहती है कि अब से तुम्हारा नाम एरिस होगा। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आती है जहाँ ग्रांट्स और उसके सिपाही पूरी रफ्तार से एरिस की फोर्स को रोकने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि ये साफ था कि एरिस एक फुल स्केल अटैक की तैयारी कर रहा है। उसके बाद जैसे ही ग्रांट्स फ्रंट लाइन पर पहुंचता है तो उसके सामने मॉन्स्टर की एक विशाल सेना थी जो शहर के गेट की ओर बढ़ रही थी। उसे डर लगने लगता है कि इतने दुश्मनों को रोकना तब तक नामुमकिन है जब तक मुख्य सेना तैयार न हो जाए। और पहले आया भूकंप शायद एरिस की वॉर डिक्लेरेशन थी, क्योंकि चाहे वो उनसे कितना भी नफरत क्यों न करता, लव्स ने एक सख्त नियम बनाया था कि कोई भी बिना घोषणा किए हमला नहीं कर सकता, और एरिस ने अब तक उस नियम का पूरी श्रद्धा से पालन किया था। कुछ देर बाद शहर के एडवांस फोर्स भी वहां पहुंच जाती है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि सभी मेज और आर्चर्स फायर करें और मॉन्स्टर को नजदीक आने से रोकें। फिर तीर और मैजिक बर्ड्स की बारिश शुरू हो जाती है और कई मॉन्स्टर मारे जाते हैं। उसके बाद बाकी सैनिक भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं ताकि बाकी दुश्मनों को तब तक रोका जा सके जब तक मेन फोर्स न आ जाए। ग्रांट सबसे आगे लड़ रहा होता है। उसकी तलवार हवा में चमक रही थी और हर वार के साथ एक मॉन्स्टर गिरता जा रहा था, लेकिन उसके साथ ही उतनी मजबूत नहीं थे। उनमें से कई को मॉन्स्टर ने बेरहमी से काट डाला। हालत बिगड़ते जा रहे थे और ग्रांट्स को लगने लगा कि अब ज्यादा देर तक टिकना नामुमकिन है। तभी अचानक आसमान से बर्फ की नुकीली बूंदें जैसे अनगिनत आइस स्पाइक गिरने लगे और पूरा मैदान एक पल में ही जम गया। सभी लोग पलट कर शहर की ओर देखते हैं तो वहाँ से दो लोग मैग्रिस और उसका वोटर गोलेम लीविया आ रहे थे। उन्हें देखकर सभी को राहत मिली कि उनका गार्डियन उन्हें बचाने के लिए पहुंच चुका है। फिर मैग्रिस कहता है कि सब पीछे हट जाओ, बाकी काम लिविया संभाल लेगी, और लिविया को अटैक करने का आदेश दे देता है। कुछ ही पलों में लिविया अपनी वाटर मैजिक से दर्जनों मॉन्स्टर को एक ही वार में मिटा देती है। वहीं दूसरी ओर लव्स ये सब दूर से देख रही थी। अगर हालत बिगड़ते तो वो खुद उस लड़ाई में दखल देने वाली थी, पर अब जब लिविया और मैग्रिस दोनों मैदान में उतर चुके थे तो उसे लगा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैग्रिस को देखकर वो कहती है कि क्या इसके स्टेट अब भी पहले जैसे ही हैं जब हम साथ खेला करते थे? वो चुपचाप उसकी स्टेट स्क्रीन खोलती है और उसे देखकर हैरान रह जाती है। मैग्रेस अब सिर्फ वो 500 लेवल पर था और उस पर एक अजीब सा कर्स लगा हुआ था। कर्स साफ था, कर्स ऑफ द वैनिक्विज्ड। लव्स कुछ देर तक उस स्क्रीन को देखती रहती, मानो समझने की कोशिश कर रही हो कि इतने सालों में आखिर क्या बदल गया। लव्स ने पहले कभी ऐसा कर्स नहीं सुना था, तो वो तुरंत डीना की तरफ मुड़कर पूछती है कि क्या तुम्हें पता है ये है क्या? डीना थोड़ी देर तक सोचती है और कहती है कि मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी जब वो पुराने हीरोज डीमन लॉर्ड को हराने में नाकाम हुए थे तो उन सब पर एक भयानक श्राप लगा दिया गया था। कहा जाता है कि उस श्राप ने उनकी ताकत का आधा हिस्सा हमेशा के लिए सील कर दिया। शायद इसी वजह से मैग्रेस अब पहले जितना मजबूत नहीं रहा, और अगर ये बात सही है तो उसका मतलब ये भी है कि अब मैग्रेस अपनी पूरी ताकत कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और अगर उसने कर भी लिया तो लीविया जैसे ही कोई नया गोलम नहीं बना पाएगा। उन्हें अब एहसास हो रहा था कि अगर लीविया हार गई तो ये शहर सच में तबाह हो जाएगा। इसी बीच जमीन अचानक जोर जोर से हिलने लगती है और पहाड़ों की तरफ से एक बड़ा मॉन्स्टर आते हुए दिखाई देता है। वो और कोई नहीं बल्कि एरिस था। उसे देखकर सभी चौकन्ने हो जाते हैं और कुछ ही क्षणों में मैदान का माहौल फिर से युद्ध सा बन गया। एरिस और लिविया अब आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे पर अटैक करते हैं। हालांकि एरिस का एलिमेंट फायर था
तो मैग्रिस को पूरा यकीन था कि यहाँ वाटर गोलम लिविया ही जीतने वाली है। तभी लिविया एरिस पर वाटर स्पायरल अटैक कर देती है, जिससे एरिस को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो पूरी ताकत से उस पर एक विशाल फायरवॉल अटैक कर देता है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो एरिस का अटैक चूक गया हो, लेकिन असल में एरिस का निशाना लिविया थी ही नहीं, उसका असली निशाना मैग्रिस था। मैग्रिस बिना किसी सुरक्षा के अकेले खड़ा था, लेकिन ठीक उससे पहले कि वो धमाका उसे लगता, लिविया बिजली की तेजी से आगे बढ़ गई और अपने वाटर मैजिक का यूज करके पूरी आग बुझा दी। मैग्रिस राहत की सांस लेता है और लिविया को आदेश देता है कि पूरे मैदान को टीडल वेव बनाकर एरिस पर अटैक करो, और लिविया बिल्कुल वैसा ही करती है। लेकिन एरिस अपनी फ्लेम होप स्किल एक्टिवेट करके हवा में छलांग लगाते हुए सीधा मैग्रिस की ओर बढ़ने लगता है। तो मैग्रिस खुद को बचाने के लिए जल्दी से अपने सामने एक बैरियर बना लेता है, पर अभी उसके पास सिर्फ आधी ताकत थी, इसलिए वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। एरिस की फायर एनर्जी ने धीरे धीरे उस ढाल को क्रैक कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पूरी तरह तोड़ पाता, लिविया पीछे से अटैक करके एरिस का गला पकड़ लेती है, जिससे एरिस हिल भी नहीं पा रहा था, जो देखकर सारे सैनिक चिल्लाने लगते हैं कि उसे खत्म कर दो। वहीं डीना लव्स से पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से अब क्या होगा, तो लव्स जवाब देती है कि जहाँ तक इस बैटल की बात है, लिविया जीत जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इस वॉर को भी जीत लेगी। आगे वो बोलती है कि एरिस के अटैक को रोकने में लिविया की एचपी लगभग खत्म हो चुकी है, और मुझे शक है कि यही एरिस की असली योजना थी। एरिस जानता था कि वो लिविया को 1v1 बैटल में नहीं हरा सकता, इसलिए उसने एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई। वो लगातार उस पर अटैक करता रहा, जिससे धीरे धीरे उसकी हेल्थ कम हो गई, और अब वो उसके पीछे हटने का इंतजार कर रहा है ताकि उसे दोबारा हमले करने का मौका मिल सके। लव्स उसकी इस योजना से काफी इम्प्रेस हुई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि एरिस इतना लॉजिकल सोच पाएगा। वो जान चुका था कि लिया अपने भारी शरीर के कारण पीछे हटते हुए दुश्मन का पीछा नहीं कर सकती। इसका मतलब ये था कि अगर वो ऐसे ही अटैक करता रहा तो आखिरकार जीत उसी की होगी। लेकिन लव्स उसे ऐसा करने नहीं दे सकती थी, क्योंकि अगर एरिस ने सच में लिविया को डिस्ट्रॉय कर दिया तो शहर की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। इसलिए वो खुद मैदान में उतरने का फैसला करती है। अगले ही पल वो डीना का हाथ पकड़कर मैदान में जंप कर देती है। वहीं एरिस अपने अगले पावरफुल ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक लव्स हवा में घूमते हुए उसे एक जबरदस्त किक मारती है और उसे पहाड़ों के पार फेंक देती है, जो देखकर पूरा मैदान, सैनिक, मैग्रिस और यहाँ तक कि डीना भी, सबकी आंखें फटी रह जाती। वो भयानक मॉन्स्टर जिससे लिविया भी लगभग हार ही गई थी, वो बस एक ही बार में उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। मैग्रिस सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये है कौन जिसके पास इतनी पावर है। लव्स ने अभी तक अपनी पहचान छुपा रखी थी, लेकिन जैसी वो बोलना शुरू करती है तो मैग्रिस को उसके बारे में पता चल जाता है। वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन लव्स अभी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, इसलिए वो उसे रोक देती है और कहती है कि अभी कुछ मत पूछो, एरिस से मैं खुद निपट लूंगी और फिर वापस आकर तुमसे इस बारे में बात करूंगी। लेकिन उसके जाने से पहले मैग्रिस उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि सावधान रहना, एरिस अकेले नहीं है, इसके पीछे कोई और है जो उसकी रिवेंज की भूख को भड़का रहा है। ये सुनकर लव्स हल्की मुस्कुराते हुए कहती है कि ये सलाह मेरे पुराने दोस्त ने दी थी, तो मैं इसे जरूर ध्यान में रखूंगी। फिर वो सीधा उस पहाड़ की ओर जाने लगती है जहाँ एरिस गिरा था। फिर जैसे ही वो उसके सामने पहुंचती है तो एरिस घूम कर पूछता है कि तुम हो कौन। ये सुनकर लव्स थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि जब वो गेम खेलती थी तो एरिस सिर्फ भीड़ जैसी आवाज निकालता था, उसे तो ये पता भी नहीं था कि वो बोल भी सकता है। खैर, क्योंकि एरिस उसे पहचान नहीं पा रहा था तो वो अपनी इंटिमिडेशन स्किल एक्टिवेट करती है, और जैसे ही एरिस उस डरावनी प्रेशर वेव को महसूस करता है तो उसके अंदर पुरानी यादें जाग उठती हैं। वो उस एहसास को पहचानता है जो उसे अपने मास्टर से मिला था, लेकिन फिर भी वो लव्स पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उसके हिसाब से लव्स तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। लव्स खुद भी पूरी तरह पक्की नहीं थी कि क्या वो ओरिजिनल लव्स मानी जाएगी या नहीं, क्योंकि वो रेनकार्नेट होकर यहाँ आई है। पर एक बात तो तय थी कि ये शरीर लव्स माफल का ही था, क्योंकि वो सचमुच लव्स जैसी दिख रही थी। पर वो खुद को समझता है कि नहीं, ये एक झूठी है, मास्टर कभी वापस नहीं आ सकती, और वो पूरे जोश जुटाकर फुल पावर में अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर लव्स एक्साइटेड हो जाती है। कई सौ साल में ये पहला मॉन्स्टर था जो शायद उसका वार झेल पाएगा। उसके लिए एक रियल फाइट थी। एरिस पूरी ताकत से उस पर चार्ज करता है, जिससे जमीन कांप उठती है और कुछ 100 मीटर तक वो लव्स को पीछे धकेल देता है। पर फिर अचानक से लव्स एक ही हाथ से उसे बहुत आसानी से रोक देती है और हंसते हुए कहती है कि 200 साल में तुमने काफी तरक्की कर ली है। फिर एरिस और जोर लगाता है, लेकिन लव्स हिलती भी नहीं। वो उसे देखकर बोलती है कि तुम कितने प्यारे लगते हो जब तुम इतनी कोशिश करते हो, चलो मैं तुम्हारी मेहनत का इनाम देती हूँ। और अगले ही पल लव्स उसका सिर पकड़कर हवा में उठा लेती है और फिर वो उसे ऊपर सीधा आसमान में उछाल देती है। पर लव्स का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, तो वो खुद उड़
उड़कर उसके ऊपर पहुंच जाती है और कहती है कि अब थोड़ा पेंटिंग कर लेते हैं। और इसके बाद उसने उसे ऐसा जोरदार पंच मारा जैसे 10 टन का ट्रक टकरा गया हो, जिससे एरिस सीधा जमीन की तरफ गिरने लगता है। पर उसके नीचे पहुंचने से पहले लव्स नीचे आकर फिर से उसकी चिन पर एक जोरदार पंच मारती है और एरिस फिर से ऊपर जाने लगता है। और यह गेम देखकर सभी लोग काफी दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी ओवरवेलमिंग पावर कभी नहीं देखी थी। आखिरकार लव्स काफी जोर से एरिस को जमीन पर पटक देती है, जिससे उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। लेकिन कहानी यहीं भी खत्म नहीं होती। एरिस का शरीर अब नीली आग जैसे जलने लगता है। ये उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। तो लव्स कहती है कि चलो अब देखती हूँ कि तुम्हारे पास क्या बचा है। एरिस पूरी ताकत से उसकी तरफ चार्ज करता है और लव्स भी मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ जाती है। और अगले ही पल वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो मीलों दूर से देखा जा सकता था। फिर जब धूल साफ हुई तो सभी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि लव्स फिर से एरिस के वार को सिर्फ एक ही हाथ से रोक चुकी थी। इतना ही नहीं, वो बस अपनी उंगली से उसे चट्टानों के पार फेंक देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अब भी शक है कि मैं असली लव्स नहीं हूँ। तभी एरिस अचानक से बाहर आता है और जंप करते हुए इंसानी रूप में बदल जाता है और लव्स के गले लगकर माफी मांगते हुए कहता है कि मास्टर माफ करना, मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। यहाँ लव्स थोड़ी हैरान रह गई। उसे पता था कि एरिस का ह्यूमन फॉर्म है, पर उसने उसे कभी इतना फैन बॉय टाइप का नहीं बनाया था। फिर अचानक उसे अपना पुराना ग्रुप चैट याद आता है, जहाँ वो और उसके दोस्त मजाक में एरिस को फैन बॉय डिजाइन देने की बात कर रहे थे और उसने भी हाँ कर दी थी। लगभग 20 मिनट तक लगातार माफी मांगने के बाद एरिस आखिरकार शांत हो जाता है। तो लव्स उसका स्टेटस स्क्रीन देखती है। उसका लेवल तो वही था जो गेम के वक्त था, लेकिन उसकी एबिलिटी में काफी सुधार आ गया था। शायद ये 200 साल तक उसकी मेहनत का नतीजा था। फिर लव्स कहती है कि मैंने अपनी वारा हेवनली स्टार्स को वापस लेने आई हूँ और तुम मेरे पहले स्टार हो, तो उसके लिए ना मत कहना। ये सुनकर एरिस की आंखों में चमक लौट आती है और वो कहता है कि मुझे खुशी है कि आप पहले मुझे लेने आई। मैं दोबारा आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले वो कुछ चीजें जानना चाहता था। वो जिज्ञासा से पूछता है कि मास्टर, वो नीले बालों वाली औरत कौन थी? तो डीना दूर से निराश होकर कहती है कि क्या सच में तुम्हें याद भी है कि नहीं कि मैं कौन हूँ? फिर वो गुस्से में एरिस की तरफ दौड़ती है और उसकी आंखों में सीधा देखती हुई कहती है कि याद नहीं है तुम्हें? मैं तो हर पल हर जगह शुरू से लव्स के साथ थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी और तभी एरिस को उसकी कुछ धुंधली याद आती है। लव्स के विशाल थ्रोन के बगल में हमेशा की छोटी सी आकृति खड़ी रहती थी, वही डीना थी। लेकिन फिर उसे उस पर शक होने लगता है और वो सोचता है कि अगर उसके पास मेमोरी अल्टरिंग पावर्स है तो कहीं ये सब वही तो नहीं कर रही। वो इस पर काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे बस इतना याद था कि डीना कभी भी अपनी जगह से नहीं हिली थी। वो कहता है कि तुम हमेशा एक ही जगह पर खड़ी रहती थी, तो मुझे लगा था कि तुम कोई मूर्ति या फर्नीचर हो। और अभी वो उसे बोलता हुआ देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है। ये सुनकर डीना का चेहरा मुरझा जाता है और वो एक किनारे जाकर बिल्कुल एक नाराज बच्चे की तरह रोने लगती है, जो देखकर लव्स हंसी नहीं रोक पाती। वो कहती है कि सच कहूँ तो मुझे भी पहले नहीं पता था कि डीना कौन है, पर जब से मैं यहाँ आई हूँ इसने बहुत मदद की है। तो एरिस, तुम इसे इतना मत चिढ़ाओ। थोड़ी देर बाद लव्स एरिस से पूछती है कि वो आखिर शहर पर हमला क्यों कर रहा था। तो एरिस बताता है कि उसने ये सब लव्स का बदला लेने के लिए किया। वो कहता है कि अगर उन्होंने तुम्हें सील ना किया होता तो इंसान कब के हार चुके होते। लव्स उसकी फीलिंग समझती है और उसे ये सब भी अच्छा लगता है कि एरिस ने उसकी खातिर इतना किया, लेकिन वो साफ कह देती है कि उसे इंसानों से कोई बदला नहीं लेना है। फिर उसे अचानक मैग्रेस की बातें याद आती हैं, तो वो एरिस से पूछती है कि तुम्हें बदला लेने के लिए किसने कहा। तो एरिस जवाब देता है कि वो एक डीमन था और उसी वक्त डीमन कॉन्टिनेंट में वही डीमन मार्क्स अपनी सेना तैयार कर रहा होता है। उसका प्लान था कि जैसे ही एरिस लिविया की फोर्स को कमजोर करेगा, वैसे ही वो उन पर हमला कर देगा। मार्क्स ने लेवल 80 से ऊपर के राक्षसों की पूरी फौज बना ली थी। उसे पूरा यकीन था कि अब कोई इसे रोक नहीं सकता। वो सबको आदेश देता है कि चलो वहाँ के हर इंसान को मिटा दो। लेकिन ठीक उसी पल आसमान से एक जबरदस्त धमाका होता है और लव्स उसके किले के सामने आकर लैंड करती है। उसके उतरते ही मार्क्स की पूरी सेना पल भर में खत्म हो जाती है, जो देखकर मार्क्स हैरान हो जाता है। उसे नहीं पता था कि ये औरत कौन है, लेकिन वो उसे बहुत पावरफुल लगती है, इसलिए वो खुद उससे बात करने के लिए नीचे आता है। इसी बीच एरिस भी वहाँ पहुँच चुका था। तो मार्क्स उसे देखकर पूछता है कि तुम वापस क्यों आ गए? क्या अब तुम्हारी इंसानों से नफरत खत्म हो चुकी है? इस पर एरिस जवाब देता है कि नफरत तो अभी भी है, लेकिन अब समझ आया है कि उन्हें मिटाने से ना मुझे कुछ मिलेगा ना लव्स को। फायदा सिर्फ तुम जैसे डीमंस का होगा। और फिर वो मार्क्स को ये सब
यहीं खत्म करने के लिए कहता है। तो मार्स कहता है कि मुझे पता था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा, अब जब तुम मेरे काम के नहीं रहे तो तुम्हें मिटा ही देता हूँ। तभी लव्स बीच में आ जाती है और एरिस को पीछे रहने के लिए कहती है। और मार्स थोड़ा हैरान था कि इंसानों के साथ अब भी कोई इतना ताकतवर है, लेकिन उसे खुद पर कॉन्फिडेंस होता है कि वो उसे हरा देगा क्योंकि वो 7 डीमन जनरल में से एक था। फिर वो अटैक की तैयारी करने लगता है और साथ में बताने लगता है कि ये कैसे काम करती है, जो सुनकर लव्स बोर हो जाती है और अगले ही पल उसका मुक्का सीधे मार्स के चेहरे पर लगता है, जिससे मार्स आसमान में उछलता हुआ दूर उड़ जाता है। इसे निपटने के बाद लव्स जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन उससे पहले उसे एक बात याद आती है और वो एरिस से पूछती है कि वो 7 डीमन जनरल्स कौन है। एरिस उसे बताने ही वाला होता है कि अचानक हवा में एक पोर्टल खुलता है और डीना बाहर निकलती है। वो मुस्कुराती हुए कहती है कि उनके बारे में मैं बता देता हूँ। ये 7 जनरल्स 8 साल पहले बनाए गए थे और ये सभी डीमन लॉर्ड के सबसे ताकतवर सबॉर्डिनेट्स थे। लव्स ये सुनकर हैरान रह जाती है कि क्या मार्स भी उनमें से एक था, लेकिन उसका लेवल तो मुश्किल से 300 ही होगा। दीना सिर हिलाकर कहती है कि हाँ, लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं। सिर्फ इंसान नहीं, डीमंस भी कमजोर हो चुके हैं। पिछले 200 साल में असली ताकतवर योद्धा लगभग खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं जो तुम्हारे बराबर हैं, डीमन लॉर्ड और उसका बेटा। तभी एरिस को एहसास होता है कि जब लव्स ने किसी भी मॉन्स्टर को मारा नहीं था और लव्स भी कहती थी कि मुझे इन्हें मारने का कोई इरादा नहीं है, इन्होंने अब तक कोई गलती नहीं की है। लेकिन डीना तुरंत बीच में बोल पड़ती है कि क्या तुम वाकई इन्हें छोड़ने की सोच रहे हो? ये आगे चलकर इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो लव्स जवाब दी थी कि मैंने इसका हल निकाल लिया है। वो उन पर अपना मैजिक यूज करती है और उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेती है। तो डीना फिर से पूछती कि क्या तुम इन्हें अपने साथ वापस ले जाना चाहती हो? इस पर लव्स कहती है कि मैं इतने सारे मॉन्स्टर की देखभाल नहीं कर सकती, और फिर भी सभी मॉन्स्टर को आदेश देती है कि सब अपने घर लौट जाओ और तब किसी इंसान पर हमला मत करना। उसके आदेश के साथ ही सारे मॉन्स्टर वहाँ से जाने लगते हैं और उसका काम यहाँ पूरा हो चुका था। तो वो वापस स्लेव सिटी जाती है और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो मैग्रिस उसे देखकर राहत की सांस लेता है। लव्स बताती है कि एरिस अब कंट्रोल में है और जो डीमन जनरल इससे सबसे पीछे था वो भी खत्म हो चुका है। ये सुनकर मैग्रिस की आंखों में पहली बार सुकून झलकता है। फिर वो पूछता है कि और उन मॉन्स्टर का क्या हुआ जो मार्स के नियंत्रण में थे? तो लव्स जवाब देती है कि अब वो किसी के लिए खतरा नहीं बनेंगे। उसके बाद कहता है कि अब मुझे कोई शक नहीं रहा, तुम वही हो। और फिर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है और यहाँ सेफली जो लव्स के शरीर में है उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो सोचता है कि क्या ये वही गेम वाला मैग्रिस है। उसे याद आता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो मन ही मन उम्मीद करता है कि सामने वाला मैग्रिस वही पुराना साथी निकले। जैसे ही मैग्रिस वापस कासल के अंदर जाता है तो सेवल के नए नोबल्स उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और सभी उसकी हालत देखकर चिंता करने लग जाते हैं। उसकी बातें सुनकर डीना को साफ महसूस होता है कि वो बस दिखावा कर रहा है। वही मैग्रिस बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। वो उनसे बहुत निराश था क्योंकि वो लोग जिन्हें सिटी के लोगों की रक्षा करनी चाहिए थी वो सिर्फ खुद को बचाने में लगे हैं। मैग्रिस बिना कुछ बोले लव्स बाकी सभी लोगों को अपने ऑफिस की तरफ ले जाता है और कहता है कि तुम यहाँ अपने असली रूप में रह सकती हो। तो लव्स चुपचाप सिर हिलाती है और अपने पंख फैला लेती है, जो देखकर मैग्रिस बहुत हैरान रह जाता है। लेकिन लव्स के मैग्रिस का चेहरा देखकर काफी उदास हो जाती है क्योंकि वो उससे काफी डर रहा था, जैसे उसे पुराना कुछ याद ही नहीं है। इसका मतलब था कि इस दुनिया में शायद लव्स सच में अकेली थी। वहीं मैग्रिस लव्स का उतरा चेहरा देखकर समझ जाता है कि लव्स शायद उसकी हालत देखकर निराश है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम बदला लेने आई हो क्योंकि हमने तुम्हें सील कर दिया था। इस पर लव्स जवाब देती है कि नहीं, मेरा लौटना सिर्फ एक इत्तेफाक है। इंसानों ने किसी हीरो को समन करने की कोशिश की थी लेकिन गलती से मैं आ गई। फिर लव्स को एहसास होता है कि शायद मैग्रिस के दिल में अब भी गिल्ट है। उसे लगता होगा कि अगर उसने और बाकी हीरोज ने लव्स को सील नहीं किया होता तो डीमंस बहुत पहले ही हार चुके होते। लोग आज भी उसे हीरो कहते हैं लेकिन वो अंदर से खुद को अपराधी मानता है। शायद इसलिए वो इतने सालों से खुद को सजा दे रहा है। उसके बाद लव्स उससे कहती है कि पुरानी बातों के लिए खुद को कोसने का कोई मतलब नहीं है। सच्चाई तो ये है कि तुमने उस वक्त एक बेहद ताकतवर दुश्मन को हराया था, इसलिए तुम्हें आगे भी वही रास्ता चुनना चाहिए जो तुम्हें सही लगे। मैग्रिस उसकी बात सुनकर पूछता है कि तुम इतने दयालु कैसे हो सकती हो? हमने ही तुम्हें सील किया था, तुम हमें माफ कैसे कर सकती हो? असल में सेफिल जो लव्स के शरीर में है उसके मन में कोई नफरत नहीं थी क्योंकि वो जंग तो बस गेम का हिस्सा ही था, इसलिए उसने कभी कुछ महसूस ही नहीं किया था। लेकिन फिर भी वो कहता है कि अगर तुम और बाकी लोगों ने मेरे खिलाफ उठ खड़े होने का फैसला किया था तो उसी की वजह से मैं थी, क्योंकि शायद मैं एक अच्छी शासक नहीं बन पाई। तो मैग्रिस कहता है कि नहीं, ये सब नहीं है, जो हमने किया उसके लिए मुझे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन लव्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती थी।
वो कहती है कि भले ही जो कुछ हुआ वो पास्ट है, लेकिन तुम अब भी इस देश के हीरो हो, तो तुम्हें सिर ऊंचा रखकर जीना चाहिए। और यहाँ मैग्नेस पुरानी यादें याद करने लगता है, जब सभी दोस्त लोग साथ में काफी मजे करते थे। और फाइनली वो लव्स की बात मान ही लेता है। उसके बाद लव्स अपनी मैजिक से लिविया की खोई हुई एचपी लौटा देती है, तो मैग्नेस उसे उसके लिए धन्यवाद कहता है और लिविया वापस पानी में चली जाती है। वहीं लव्स एरिस के लिए माफी मांगती है, लेकिन एरिस अब भी मैग्नेस को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए वो माफी मांगने से भी मना कर देता है। फिर मैग्नेस पूछता है कि अब तुम क्या करने वाली हो। इस पर वो जवाब देती कि मैं अपना सफर जारी रखूंगी जब तक कि मैं अपनी 12 स्टार्स वापस हासिल नहीं कर लेती। तो डीना बताती है कि अगली बार लिब्रा की है, जो कि ब्लैक विंड ग्रेव की गार्ड है। फिर लक्स पूछती है कि ये ब्लैक विंड ग्रेव क्या है, तो डीना उसे समझाती है कि जब तुम्हें सील कर दिया गया था तो लोगों ने मिलकर तुम्हारी याद में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेव बनाई। उसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर तुम्हारे सारे पुराने ट्रेजर्स और लूट रखे गए हैं और लिब्रा को उन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई है। आगे लफ्स पूछती है कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो जो एक ग्रेव लूटने के लिए लिब्रा से लड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैग्नस बताता है क्योंकि इस दुनिया में हथियारों की पावर भी गिर चुकी है और अब बस तुम्हारे ग्रेव में ही लेजेंडरी वेपन्स बचे हैं और इंसान बेताबी से उन हथियारों को पाना चाहते हैं ताकि डीमन आर्मी से लड़ सकें, लेकिन लिब्रा की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। अब लफ्स को समझ आ रहा था कि ये सब लफ्स के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। मैग्नस फिर कहता है कि जब तुम अपना ट्रेजर हासिल कर लो तो जो सामान तुम इस्तेमाल नहीं करना चाहती हो वो वहीं छोड़ देना, इससे हमारी मदद हो जाएगी। तो लफ्स उसके लिए भी मान जाती है और उनके जाने से पहले मैग्नस कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। फिर वो अपने मैजिक से लव्स के पंख गायब कर देता है और इतना नहीं, वो एक नया आउटफिट भी तैयार करता है जिससे लव्स को चलने में काफी आसानी लग रहा था। और जाने से पहले लव्स एक बार फिर गॉन को ढूंढने जाती है। ये वही लड़का था जिसने उसे पहले मदद की थी। गॉन पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी खूबसूरत औरत उससे बात क्यों कर रही है, लेकिन तभी लव्स धीरे से अपने गॉगल्स उतार दिया तो गॉन को यकीन नहीं होता कि जिस इंसान की उसने मदद की थी वो इतनी खूबसूरत थी। फिर लव्स कहती है कि वो तो बस उसे शुक्रिया बोलने के लिए आई थी। उसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं, तभी कौन उन्हें रोकता है। वो पूछने वाला था कि क्या तुम सच में वही लफ्स हो, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है और कहता नहीं, रहने दो, वो तो बस एक लेजेंड है, वो तुम नहीं हो सकती। वहीं काफी दूर एक घने जंगल के बीच मार्स जमीन पर जोरदार धमाके के साथ गिरता है। वो समझ चुका था कि सिर्फ लफ्स इतनी पावरफुल हो सकती है, लेकिन अगर सच में वो वापस आ गई है तो उसके सारे प्लान्स मिट्टी में मिल जाएंगे। उसी वक्त उसके पास एक औरत आती है और कहती है कि तुम्हारा रोल अब खत्म हो गया, इसलिए एक बेकार पपेट की तरह अब तुम्हें गायब हो जाना चाहिए। और उस औरत की अपनी उंगलियां चाटते ही अगले पल मार्स पूरी तरह मिट जाता है, मानो वो कभी था ही नहीं और वो औरत बिल्कुल लव्स की तरह ही लग रही होती है। तो वहीं लव्स का अगला टारगेट था लिब्रा को ढूंढना, लेकिन उसकी ग्रेव लगभग 500 किलोमीटर दूर थी। तो डीना लव्स से कहती है कि वो एक गोलम बना ले ताकि वो उस पर बैठकर आराम से जा सके, लेकिन लव्स कहती है कि डीना चाहे तो सीधा टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके वहां पहुंच सकती है। तो इस पर डीना कहती है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक पर्सनल यूज के लिए होता है, इसलिए वो कोई और रिस्क नहीं लेना चाहती और वैसे भी मुझे तो एक रोड ट्रिप करने का मन था। आगे वो कहती है कि और जो तुम गोलम बना रही हो तो उसमें एक बाथ और सोने की जगह भी बना देना ताकि रात में बाहर ना निकलना पड़े। अब लफ्स ने कभी ऐसा गोलम नहीं बनाया था जिसमें बाथ और बेड हो, फिर भी वो कोशिश करने का फैसला करती है। उसके बाद वो गोलम फार्मिंग प्रोसेस शुरू कर देती है और थोड़ी ही देर में उसके सामने एक शानदार आरवी खड़ी थी और उसने जंगल से कुछ लकड़ियां ली और उनसे फर्नीचर बना दिया, जो देखकर डीना बहुत खुश हो जाती है। लेकिन फिर वो कहती है कि अगर तुम कुछ सॉफ्ट बेडिंग भी बना दो तो और अच्छा होगा। तो लव्स चारों तरफ देखने लगती है कि कवर बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी उसकी नजर एरिस पर जाती है और फिर कुछ ही देर में आरवी पूरी तरह तैयार हो जाता है। तभी डीना याद दिलाती है कि अभी तक उन्होंने उसका कोई नाम नहीं रखा, तो लव्स उस आरवी का नाम तनाकर रख देती है। फिर कई घंटे तक सफर करने के बाद रात हो चुकी थी, तो डीना वहीं कैंप लगाने का सुझाव देती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो डीना को कुछ अजीब सी खुशबू आती है और जब वो झाड़ियों की ओर गई तो उसे वहां एक नेचुरल वार्म स्प्रिंग दिखाई दिया, जो देखकर डीना की आंखें चमक उठी। तो लफ्स कहते हैं कि आर्मी में तो पहले से बात है, इसमें खास क्या है। इस पर डीना कहती है कि नेचुरल स्प्रिंग में नहाने का मजा ही कुछ और होता है और वो एरिस को नहाने के लिए ले जाने लगती है, लेकिन एरिस उसे याद दिलाता है कि वो एक लड़का है। फिर उसकी बात सुनकर लफ्स को भी याद आता है कि वो खुद भी अंदर से एक लड़का ही थी, इसलिए डीना के साथ नहाने का आइडिया उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो किसी को ये बात समझा भी नहीं सकती थी। तो जब तक डीना पानी में जाती है तब तक लफ्स दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाती है।
फिर डीना लफ्स को भी पानी में आने के लिए कहती है, तो लफ्स थोड़ी देर सोचती है और फिर लास्ट में उसकी बात मानकर पानी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी फिर डीना याद दिलाती है कि तुम बिना बाल बांधे पानी में नहीं उतर सकती हो, और उसके बाल बांधने के लिए बाहर निकलने लगती है। लेकिन लफ्स उसे जल्दी से रोक देती है क्योंकि उसने तौलिया भी नहीं पहना था, और कहती है कि तुम वहीं रहो, मैं खुद तुम्हारे पास आती हूँ। उसके बाद डीना उसके बाल बांध देती है, लेकिन फिर गर्म पानी में उसके पंख झड़ने लगते हैं, तो लफ्स पानी को गंदा करने के लिए उससे माफी मांगती है। फिर दोनों पानी का आनंद ले रही होती है। तभी सैफिल जो लफ्स के शरीर में है, उसे एहसास होता है कि उसे डीना के इतने पास होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो सोचता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैं कोई साधु तो नहीं था, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। डीना भी नोटिस करती है कि लफ्ज कहीं खोई हुई है, और उसके कुछ पूछने से पहले ही उसकी नजर पास के पत्थर पर बैठे मेंढक पर जाती है, तो वो उसे लफ्ज को भी दिखाती है। इस पर लफ्ज कहती है कि मेंढक ही तो है, इसमें क्या खास बात है। तो डीना समझ जाती है कि हरे वाले मेल हैं और गुलाबी वाले फीमेल, और जब मेल ज्यादा हो जाते हैं तो वो आपस में लड़कर फैसला करते हैं कि कौन सा फीमेल के लायक है। और सबसे मजेदार बात तब होती है जब आखिर दो मेल बचते हैं, तो वो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, और जो हार जाता है वो फीमेल में बदल जाता है। अब ये सुनकर सैफिल सोच में पड़ जाता है कि क्या लफ्ज की बॉडी में रहने के कारण मेरी पसंद भी बदल रही है। लेकिन फिर वो तुरंत सिर हिलाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ देर बाद दोनों आरवी में लौट आते हैं, और एरिस से कहती है कि अब वो जाकर नहा सकता है, तो एरिस भी नहाने के लिए चला जाता है। अगले दिन सब लफ्ज की कब्र पर पहुंचते हैं, तो उसे देखकर लफ्ज हैरान रह जाती है क्योंकि वो बहुत विशाल था और उसके चारों ओर पूरा एक शहर बसा हुआ है। डीना बताती है कि जब बहुत सारे एडवेंचर्स तुम्हारी कब्र लूटने आने लगे तो व्यापारियों ने यहाँ दुकान लगा ली ताकि वो उन्हें सामान बेच सकें। फिर धीरे धीरे लोग यहाँ बसने लगे और तुम्हारी कब्र अब तो एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। ये जानकर एरिस गुस्से में आग बबूला हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई लुफ्स जैसी महान हस्ती की इस तरह बेइज्जती करने की हिम्मत कर सकता है। वो गुस्से में कहता है कि मैं अभी के लिए इस पूरे शहर को तबाह कर दूंगा, लेकिन लफ्स तुरंत उसे रोकती है और कहती है कि किसी की जान बिना वजह नहीं जानी चाहिए। फिर वो सीधे कब्र के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं, और जैसे ही वो कब्र की गेट के पास पहुंचते हैं, उन्हें कुछ एडवेंचर्स मिलते हैं जो बहुत चिंतित दिख रहे होते हैं। उनमें से एक बताता है कि 2 महीने पहले हमने एक स्क्वाड भेजी थी ताकि अंदर के नए एरिया का नक्शा बना सकें, लेकिन वो अब तक लौटी नहीं। हमें डर है कि उनके साथ कुछ हुआ ना हो। ये सुनकर लफ्स और बेचैन हो जाता है। उसे लिब्रा को जल्दी से जल्दी ढूंढना था ताकि किसी और की जान ना जाए। एडवेंचर्स देखते हैं कि लफ्स और उसकी टीम अंदर जा रही है, तो वो चेतावनी देते कि अंदर से कोई भी बाहर नहीं आ सका। तो लफ्स जवाब देते कि चिंता मत करो, हम इससे निपट सकते हैं। इतना कहकर वो लोग कब्र के अंदर चले जाते हैं। तभी अचानक उन्हें महसूस होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है, और फिर अंधेरे से धीरे धीरे एक गोलम बाहर निकलता है। ये वही गोलम था जिसे लफ्स ने 2 साल पहले बनाया था। डीना समझाती है कि जब लफ्स को सील किया गया था तो बहुत सारे गोलम्स यहाँ बच गए थे। तब से वो इस जगह पर भटक रहे हैं, और जो भी अंदर घुसने की कोशिश करता है उस पर हमला कर देते हैं। वो आगे कहती है कि लेकिन ये दोस्तों और दुश्मनों में फर्क कर सकता है, और लगता है ये अब भी तुम्हें और एरिस को पहचान रहा है। लेकिन तभी गोलम अचानक डीना पर हमला कर देता है। शायद गोलम डीना को भूल गया है, जैसे वो दोनों भी पहले डीना को भूल चुके हैं। तो लफ्स तुरंत गोलम को मारने का सोचती है, लेकिन तभी बाहर से वही एडवेंचर की टीम आती है जो उनसे बाहर मिला था। उनका नाम था हॉकाई। वो बताते हैं कि हम तुम्हारे पीछे आए थे क्योंकि हमें लगा तुम मुसीबत में पड़ सकती हो, और फिर हॉकाई पार्टी कूद कर बीच में आ जाती है ताकि दीना को उस गोलम से बचा सके। हॉकाई पार्टी अपने अटैक में काफी तालमेल के साथ काम कर रही होती है, लेकिन उस गोलम का लेवल उनसे बहुत ज्यादा था, तो वो उससे पूरी तरह से हार नहीं पाते। इसलिए लफ्स एरिस को उनकी मदद करने के लिए कहती है, और अगले ही पल एरिस अपने जलते हुए मुक्के से गोलम को जोरदार घूंसा मारता है, और एक ही पंच में गोलम का काम तमाम हो जाता है। फिर धूल बैठने के बाद एडवेंचरस का लीडर जॉन एरिस के पास दौड़ कर आता है और पूछता है कि तुमने अटैक कैसे किया। तो एरिस नर्वस हो जाता है क्योंकि जॉन बहुत ज्यादा करीब आ गया था। तो लफ्स बीच में आकर कहती है कि थोड़ा दूर रहो, तुम उसे डरा रहे हो। इस पर जॉन तुरंत पीछे हटता है और माफी मांगता है। उसके बाद एडवेंचर की टीम अपना इंट्रोडक्शन देती है। जॉन वॉरियर क्लास का एडवेंचर था, वहीं निक लाइट वॉरियर और रिचर्ड हैवी वॉरियर होता है। तो लफ्स उनके ग्रुप को देखकर सोच में पड़ जाती है कि यहाँ सबके सब वॉरियर्स हैं, बस एक शू नाम का बंदा था जो आर्चर है। आगे लफ्स अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं एक हाई लेवल रेंजर क्लास एडवेंचर हूँ। वहीं डीना और एरिस दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या बोलना है। तो आखिर में वो भी झूठ बोल देते हैं कि हम भी हाई लेवल रेंजर हैं।
ये सुनकर जॉन का चेहरा थोड़ा बिगड़ जाता है। उसे लगता है कि लव्स की पार्टी तो उससे भी ज्यादा अनबैलेंस्ड है। आगे वो कहता है कि अगर आप चाहें तो हम आपके साथ सपोर्ट के लिए चल सकते हैं, और लव्स मना करने ही वाली होती है कि तभी डीना हाँ कर देती है। तो जॉन और उसकी टीम खुश होकर उनके साथ चलने लगती है, और डीना लव्स को बताती है कि इन एडवेंचर्स की मदद से सफर थोड़ा आसान हो जाएगा, कम से कम तब तक इनमें से कोई एक ट्रैप में गिरकर मर नहीं जाता। और यह लफ्ज को डीना एक साइकोपैथ से कम नहीं लगती। वहीं पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से में रिकॉन टीम, जो महीनों पहले लापता हुई थी, आखिरकार लंबी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच जाती हैं। वो तय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये वेपन ट्रेजरी जरूर हासिल करेंगे। लेकिन जैसे ही वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचते हैं तो उनके सामने लिब्रा खड़ी होती है। वो उन्हें कहती है कि तुम सबको इस कमरे से 10 सेकंड के अंदर बाहर निकल जाना चाहिए, वरना मैं सबको खत्म कर दूंगी। इस पर एडवेंचर्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हमें हथियार चाहिए ताकि हम डीमन से लड़ सकें। लेकिन लिब्रा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है तो वो ब्रेक गेम प्रोग्राम एक्टिवेट कर देती है, जिससे एक एनर्जी बबल बनता है और एडवेंचर्स को उसके साथ सील कर देता है ताकि वो उन्हें वहीं मार सके। वहीं दूसरी तरफ लव्स को अब थोड़ा पछतावा होने लगता है कि उसने हॉकाई पार्टी को साथ आने दिया, क्योंकि इन लोगों को तो ये समझ में नहीं आता कि वो कितने कमजोर है। हर बार जब भी रास्ते में कोई गोलम आता तो ये सब मार खाने के लिए आगे कूद जाते, और फिर हर बार लव्स को मजबूर होकर उन्हें बचाना पड़ता। और मजेदार बात ये थी कि एडवेंचर सच में सोचते थे कि उन्होंने ही गोलम को हराया है। फिर धीरे धीरे उनका ग्रुप आखिरी गाजिन गोलम तक पहुंचता है, और ये बाकी सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। लव समझ जाती है कि अगर ये एडवेंचर इस गोलम के सामने गए तो एक झटके में इनकी चटनी बन जाएगी, इसलिए वो उन्हें पीछे हटने के लिए कहती है। तो एडवेंचरस उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं, तो डीना उन्हें समझाती है कि टेंशन मत लो, लव्स के पास एक प्लान है। यूं सुनकर वो उसकी मानकर पीछे हट जाते हैं, और लव्स आगे बढ़ती है। फिर सबसे पहले वो गोलम से पूछती है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। ये सुनकर गोलम कुछ सोचने लगता है, लेकिन फिर अचानक से उस पर हमला कर देता है। तो लव्स बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी एक ही तेज वार में गोलम को बीच से 2 हिस्सों में काट देती है। उसके बाद वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी पीछे से गोलम की आवाज आती है जो कहता है वेलकम होम। तो लव्स रुकती है और कहती है कि वो 2 साल तक इस जगह की रक्षा करने के लिए शुक्रिया, तुम्हारा काम अब पूरा हो चुका है, अब तुम आराम कर सकते हो। ये सुनकर गोलम को भी राहत मिलती है, और फिर वो धीरे धीरे उसका पावर डाउन हो जाता है। उसके बाद लव्स आगे बढ़ने लगती है, लेकिन एडवेंचर्स फिर से उसे रोकते हैं और अकेले जाने से मना करते हैं। तो लव्स अब तंग आ चुकी थी। वो कहती है कि अगर लिब्रा ने तुम पर हमला कर दिया तो तुम सेकंड्स भर भी नहीं टिक पाओगे। ये सुनकर वो लोग खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे लव सही कह रही है। लेकिन जाने से पहले वो उससे पूछते हैं कि तुम आखिर हो कौन, क्योंकि जिस तरह तुमने उस गोलम को एक बार में मिटा दिया वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। इस पर लव कुछ पल के लिए सोचती है, और फिर वो उन्हें साफ साफ कह देती है कि उसे उनके सवालों का जवाब देने का कोई इरादा नहीं है, और बिना कुछ बोले ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। डीना और एरिस भी कहते हैं कि वो यहीं नीचे उसका इंतजार करेंगे, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी लिब्रा के ब्रेकियम का सामना नहीं कर सकता। मतलब ये लड़ाई लव्स को अकेले ही लड़नी होगी। फिर जैसे ही लव्स सीढ़ियां चढ़ती जाती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि उसे दुख क्यों महसूस हुआ जब उसने उस गोलम को मारा था। भले ही वो लव्स की ही बनाई हुई चीज थी, लेकिन उसके लिए तो ये बस एक गेम का हिस्सा था, इसलिए उसे यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। लेकिन फिलहाल ये सब सोचने का वक्त नहीं था। आखिरकार लव्स ऊपर तक पहुंच जाती है, और वहां सामने लिब्रा उसका इंतजार कर रही होती है, और वो लव्स को भी वही बात कहती है कि 10 सेकंड के अंदर यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें मारने पर मजबूर हो जाऊंगी। लेकिन लफ्ज कुछ नहीं बोलती, वो बस अपना चश्मा उतारती है और अपने पंख फैलाकर अपनी असली पहचान दिखाती है। तो लिब्रा उसे ध्यान से देखती है, और फिर अचानक टाइमर रोक देती है। वो उसे देखकर जैसे प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके सामने जो खड़ी थी वो 99% लफ्ज जैसी दिख रही थी। फिर भी वो उस पर यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लफ्ज का हीरोज के साथ बैटल में बच जाना इम्पॉसिबल था। और ज्यादा सोचने से लिब्रा की सिस्टम में शॉर्ट सर्किट शुरू हो जाती है। तो लव्स उसे कहती है कि ज्यादा मत सोचो, वरना तुम्हारा प्रोसेस जल जाएगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, लिब्रा पहले से ही डैमेज थी, इसलिए लव्स कहती है कि मैं पास आ रही हूँ ताकि तुम्हारी रिपेयरिंग कर सकूं। और जैसे ही लिब्रा ये सुनती है, उसका डिफेंस प्रोटोकॉल अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि उसने अभी तक लव्स को अपने मास्टर के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया था। वो उसे चेतावनी देती है कि अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो मुझे फोर्स यूज करनी पड़ेगी। लेकिन लव्स नहीं रुकती और पूछती है कि अब तुम क्या करोगी। और तभी लिब्रा तुरंत उसका ब्रेकियम सिस्टम एक्टिवेट कर देती है, जिससे अचानक पूरी जगह लड़ाई की मैदान में बदल जाता है, जो देखकर लव्स थोड़ी देर के लिए चौंक जाती है। लेकिन जैसे ही लिब्रा उस पर फायरिंग शुरू करती है
तो लव्स उससे बचकर भागने लगती है। फिर काफी देर भागने के बाद आखिरकार लव्स को एक ओपनिंग मिलती है और वो लिब्रा पर अटैक कर देती है। अब हालात उल्टे हो चुके थे। अब लव्स उसका पीछे करने लगता है तो लिब्रा उसे दूर रखने के लिए और ज्यादा गन फायर करती है, लेकिन लव्स अपने पंखों से उन बुलेट्स को वापस मोड़ देती है और वो बुलेट्स सीधा लिब्रा की गन को हिट करके उसे डिसेबल कर देती है। लिब्रा फिर कई तरह के अटैक्स आजमाती है, लेकिन लव्स के सामने कुछ भी काम नहीं आता। आखिर में वो अपने डोमेन को डीएक्टिवेट करती है और एक नया डोमेन एक्टिवेट करती है, जिससे लव्स तुम समझ जाती है कि लिब्रा का अल्टीमेट अटैक है जो 99,000 का डैमेज देता है। सामान्य तौर पर इस अटैक रेंज में फंसना किसी के लिए भी खतरनाक बात होती है, लेकिन लव्स उल्टा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि ये पहली बार होगा जब उसे इस दुनिया में कोई डैमेज महसूस होगा। फिर जैसे ही लिब्रा अपनी वॉयलेट एनर्जी वेव छोड़ती है तो लव्स को इतना दर्द महसूस होता है जैसे उसे किसी ट्रक ने टक्कर मारी हो, लेकिन उसके पास इतनी एचपी थी कि वो इस पूरे डैमेज को आराम से झेल सके। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और लिब्रा के सामने पहुंच जाती है तो लिब्रा तुरंत अपने चेहरे के सामने एक लेजर ब्लास्ट छोड़ती है, लेकिन लव्स झुककर उसे आसानी से डोज कर लेती है और इससे पहले कि लिब्रा अपनी स्वॉर्ड आर्म से वार करती, लव्स उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लेती है और उसके इस डैमेज को रिपेयर कर देती है जो उसने इतने सालों से इस ग्रेव की रखवाली करते हुए झेला था। आगे लव्स कहती है कि इतनी देर से वापस आने के लिए मुझे माफ करना, और अब जब लिब्रा के लॉजिक यूनिट्स फिर से सही हो जाते हैं तो वो आखिरकार पहचान जाती है कि उसके सामने खड़ी शख्सियत सच में उसकी मास्टर है और अब उसे इस ग्रेव की रखवाली करने की कोई जरूरत नहीं। तो वो धीरे धीरे खुद को पावर डाउन कर देती है क्योंकि इतने सालों की मेहनत के बाद उसे एक लंबा नैप मिलने की जरूरत थी। तभी लव्स को एक और परेशानी सताने लगती है कि वो ये सब उन एडवेंचर्स को कैसे समझाएगी और वो भी बिना अपनी पहचान बताए। उसके बाद वो नीचे वापस जाती है और धीरे से कोने से सिर निकाल कर देखती है कि सब कैसा चल रहा है, लेकिन तभी वो हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ सिर्फ डीना और एरिस नजर आते हैं। वो चौंक कर पूछती है कि बाकी एडवेंचर्स कहाँ गए, तो डीना जवाब देती है कि मैंने बस उनके दिमाग में कुछ फॉल्स मेमोरीज डाल दी। लव्स को अचानक याद आता है कि दीना ने पहले बताया था कि उसके पास माइंड मैनिपुलेशन पावर्स है, लेकिन अब उसे अपनी आंखों से देखकर वो थोड़ा डर जाती है। दीना आगे बताती है कि मैंने उनके दिमाग में डाल दिया कि जब वो यहाँ पहुंचे तो लिब्रा पहले से ही घायल थी, इसलिए उन लोगों ने उसे हरा दिया। तो लव्स पूछती है क्या तुमने उन्हें साथ लाने से पहले ये सब प्लान कर लिया था, तो वो हाँ करती है। अब ये जानकर डीना लव्स को थोड़ी खतरनाक लगने लगती है, लेकिन अंदर से शुक्र करती है कि वो डीना की दुश्मन नहीं है, वरना हाल बहुत बुरा होता। खैर अब नीचे सब कंट्रोल में था। वो ट्रेजर रूम जाने का डिसाइड करते हैं और जैसे ही वो बोल्ट में पहुंचते हैं तो तीनों के मुंह खुले रह जाते हैं क्योंकि कमरा चमकदार ट्रेजर से भरा होता है। खासकर लव्स तो खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। तभी डीना मुस्कुरा कर कहती है कि लव्स को हमेशा से चमकदार चीजें पसंद थी, इसलिए उसने इतने ट्रेजर जमा किए थे और ऐसी जगहों पर वो पागल सी हो जाती है। फिर वो एरिस से कहती है कि जब तक लव्स गोल्ड में उलझी है तब तक हर काम की चीजें चुन लेते हैं। तो लव्स बीच में बोल पड़ती है कि मैं कंट्रोल में हूँ, मुझे गोल्ड से इतना असर नहीं होता, लेकिन उसके दोनों हाथ गोल्ड कॉइन्स और ज्वेल से भरे होते हैं तो किसी को भी यकीन नहीं होता कि वो सच कह रही है। कुछ देर बाद डीना और एरिस सारे यूजफुल चीजें इकट्ठा कर लेते हैं और बाकी चीजें, पुराने वेपन्स और बेकार गोल्ड, वो वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन जाने से पहले डीना लव से कहती है कि क्या तुम यहाँ के सारे गोलम्स को इकट्ठा कर सकती हो ताकि मैं उन्हें बेस पर टेलीपोर्ट कर दूं। तो लव इसके लिए तुरंत मान जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि डीना सारे गोलम्स की बात कर रही है और इसलिए लव्स को अगले कुछ घंटों तक एक विशाल ग्रेव की हर कोने में घूमना पड़ता है ताकि कोई भी गोलम छूट न जाए। फिर जब आखिरकार सब इकट्ठा हो जाते हैं तो डीना एक साथ सारे गोलम्स को टेलीपोर्ट कर देती है। तभी लव्स पूछती है कि क्या हमें सच में इन एडवेंचर्स को ऐसी हालत में यहाँ छोड़ देना चाहिए। तो डीना उसे बताती है कि चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। और सच में कुछ मिनट बाद जैसे ही लव्स की टीम वहां से निकलती है और एडवेंचर्स जागते हैं तो वो पूरी तरह यकीन कर लेते हैं कि उन्होंने ही सारे गोलम्स को हराया। इसी बीच जंगल के बाहर लव्स बाकी सब आरवी तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन सड़क पर वापस निकलने से पहले डीना लिब्रा के कपड़े ठीक करती है और उसे लव्स से बात करने के लिए तैयार कर देती है। उसके बाद लव्स लिब्रा को पावर ऑन करने का कमांड देती है और जैसे ही लिब्रा की आंखें खुलती हैं तो वो सबसे पहले एरिस को देखकर हल्की मुस्कान देती है। फिर वो लव्स से माफी मांगती है और इससे पहले कि लव्स जवाब कुछ कहती, डीना हंसते हुए बोल उठती है कि क्या इतने सालों बाद भी तुम मुझे पहचान नहीं पाई। फिर लव्स लिब्रा को बताती कि ये मेरी एडवाइजर डीना है। ये सुनकर लिब्रा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे डीना के बारे में जरा सा कुछ भी याद नहीं होता। फिर वो अपने सिस्टम में मेमोरी चेक करती है जहाँ कुछ डैमेज फाइल्स होते हैं जिनमें शायद डीना से
से जुड़ी जानकारी हो, लेकिन इस समय वो उन्हें एक्सेस नहीं कर पा रही होती। इसलिए फिलहाल वो बस लव्स की बात पर यकीन कर लेती है और लव्स को समझ में आ जाता है कि लिब्रा अंदर से क्या सोच रही है, क्योंकि वो अपने चेहरे पर ज्यादा एक्सप्रेशंस नहीं दिखाती थी। लेकिन फिर भी लव्स को उसकी लॉयल्टी पर जरा भी शक नहीं था। वो लिब्रा से कहती है कि हम अभी 12 हेवनली स्टार्स को वापस पाने के सफर पर हैं, तो क्या तुम एक बार फिर से मेरे साथ दोगी? इस पर लिब्रा बिना झिझक के हाँ कर देती है और कहती है कि मैं अपनी जिंदगी का हर पल अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करती हूँ। अब जब लिब्रा लव्स की टीम में फिर से शामिल हो जाती है तो लव्स उससे पूछती है कि क्या तुम्हें बाकी हेवनली स्टार्स के ठिकाने के बारे में कुछ पता है? इस पर लिब्रा मना करते हुए कहती है कि मैं इतने समय तक ग्रेव में तैनात थी, इसलिए मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। तभी दीना बताती है कि यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर दूर एक पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गाँव है जहाँ पार्थनोस छिप कर रहती है। अभी सुनकर लव्स थोड़ा चौंक जाती है तो दीना समझाती है कि वो विलेज उसी ने बनाया था। वो एक शक्तिशाली बैरियर से ढकी हुई है ताकि वहाँ के मॉन्स्टर और प्लांट्स बाहरी दुनिया से सुरक्षित रहें। ये सुनकर लव्स को राहत मिलती है कि पार्टनर्स कम से कम लोगों के लिए परेशानी नहीं खड़ी कर रही। लेकिन तभी डीना जोड़ती है कि वो पहाड़ दरअसल तुम्हारा होमलैंड था और पार्टनर्स ने वहाँ के सभी हेवन विंग्स को बाहर निकाल दिया है और इलाका अब उनके लिए रहने लायक नहीं रहा। और ये सुनकर लव्स फिर से उदास हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हुए लव्स अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। तभी डीना उसे जगह देती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। इस पर लव कहती है कि मैं एक सपना देख रही थी जो बहुत जरूरी लग रहा था, लेकिन अभी वो याद नहीं आ रहा है। और तभी एरिस पूछता है कि अगर पार्थनोस ने बाकी सारे हेवन विंग्स को वहां से निकाल दिया था तो वो लोग गए कहाँ? इस पर डीना समझाते हुए कहती है कि वो अभी गालाहोन में रहते हैं। वो एक सिटी है जिसे 7 हीरोज में से एक स्काई किंग मरिक ने बनाया था। ये सुनकर लव्स थोड़ा परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि बाकी हेवन विंग्स के साथ उसका तालमेल बैठाना मुश्किल होगा। उसके बाद रात ढलते ढलते उनकी गाड़ी गालहोन शहर के बाहर पहुंचती है। पूरा शहर पहाड़ की चट्टान पर बना। तभी एरिस कहता है कि ये जगह इतनी ब्लैक और व्हाइट में क्यों बटा हुआ है? तो डीना बताती है कि यहाँ सिविल वॉर चल रही है, क्योंकि जिन हेवन विंग्स के पंख पूरे सफेद हैं, वो खुद को दूसरे से ऊंचा समझते हैं। मरिक इसे ठीक करने की काफी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आगे एरिस कहता है कि जब लव सील हुई थी तब वो व्हाइट विंग्स ने उस मौके का फायदा उठाया और खुद को ऊपर बताने लगी। तभी से लड़ाई चल रही है। यहाँ लव को महसूस होता है ये सब शायद कहीं ना कहीं उसी की गलती है, तो वो तय करती है कि अब कुछ न कुछ तो उसे करना ही होगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि हेवन विंग्स वाले उसे जानते थे और अगर वो ऐसे ही शहर में चली गई तो सब तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए वो अभी अपने चेहरे ढक लेती है और फिर जब बारी ऊपर चढ़ने की आती है तो इतनी सारी सीढ़ियां देखकर उनकी हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन लिब्रा के पास था। वो अपना जेट मोड एक्टिवेट करती है और सबको पकड़कर एक झटके में ऊपर खड़ा कर लेती है। लेकिन रात के इस वक्त जेट इंजन की आवाज सुनकर पूरी कॉलोनी के डार्क विंग्स लोग बाहर निकल आते हैं तो लव्स लिब्रा को उसके लिए डांटने लगती है, लेकिन लिब्रा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद डीना आगे बढ़कर बोलती है कि हम बस फ्री ट्रेडर्स हैं और ये मेरे साथी हैं। साथ ही लव्स सभी को परेशान करने के लिए उससे माफी मांगती है। वही उनमें से एक ओमिन नाम का बंदा आ गया था और कहता है कि अगर आप रात के लिए जगह ढूंढ रहे हैं तो मेरे यहाँ ठहर सकते हैं। तो लव्स उसकी बात मान लेती है। फिर रात में लव्स एक फ्लैशबैक देखती है जहाँ उसके अपने फादर उसे बुरा भला कह रहे थे और मोहल्ले के बच्चे भी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं रोका। उसके बाद एक दिन उसने पलट कर जवाब दे दिया, जिस कारण से उसके फादर ने उसे बेरहमी से मारा और साथ ही बिना खाना और पानी के एक कमरे में बंद कर देते। और ये सब उसके साथ बस इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके विंग्स ब्लैक थे। लेकिन उसकी माँ अब भी उसकी परवाह करती थी, इसलिए रात के सन्नाटे में वो उसे चुपचाप खाना दे देती। उसे लव्स के लिए बहुत बुरा लग रहा था। फिर लव्स उन्हें जाने के लिए कहती है, वरना उसके फादर उन्हें देख लेते। लव्स खुद उसका हाथ पकड़ती है, अंदर ले जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उनके फादर आ जाते हैं जो बहुत गुस्से में लग रहे थे। वो उसकी माँ को तुरंत उसे दूर हटने के लिए कहते हैं, पर लव्स जानती थी कि इसका मतलब क्या है, इसलिए वो अपनी माँ को बचाने के लिए सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन उसके फादर बिना कुछ सोचे उसे जोर से धक्का दे देते हैं और उसकी माँ को घसीटते हुए अंदर ले जाते हैं। यहाँ लव्स को समझ में आ ही जाता है कि कोई उसकी मदद नहीं करने वाला, उसे खुद ही कुछ करना होगा। इसलिए वो अपने घर से भाग जाती है और कसम खाती है कि मैं इतनी मजबूत बनूंगी कि इस दुनिया के हर दर्द को खत्म कर दूं। तभी अचानक लव्स जाग उठती है तो लिब्रा उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। इस पर लव्स बताती है कि वो बस एक सपना था, चिंता की बात नहीं है। अंदर से सैफल बेचैन था क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसने लव्स की ऐसी कोई बैक स्टोरी लिखी थी, इसलिए ये सारी यादें शायद असली लव्स की हूँ। इसका मतलब ये दुनिया रियल है और अगर उसकी आत्मा अब लव्स के शरीर में है तो असली लव्स की आत्मा का क्या हुआ। इसी बीच डीमन लॉर्ड कासल में 7 डीमन लुमिनरीज की मीटिंग चल रही थी, लेकिन मार्स वहाँ नहीं था। उन्हें
उन्हें समझ में आ जाता है कि वो मर गया। तभी अचानक वहाँ लूमिनर वीनस अंदर आती है और कहती है कि मुझे पता है मार्स के साथ क्या हुआ। तो बाकी लूमिनर्स उससे पूछते हैं कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी। इस पर वो कहती है कि मैं उस इंसान का पीछा कर रही थी जिसने मार्स को मारा। इस पर जुपिटर पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो कौन था। तो वीनस कहती है कि नहीं, मैं बहुत करीब नहीं जा सकी, लेकिन उसके काले पंख थे। और इतना सुनते ही सबके मन में लफ्ज का नाम आता है, लेकिन सबको यकीन था कि वो तो 200 साल पहले ही मर गई थी। मगर अगर सच में वो वापस आ चुकी है तो पूरी डीमन प्रजाति खतरे में है। लुमिनरीज वीनस से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो अभी कहाँ है। इस पर वीनस जवाब देती है कि मैंने उसे आखिरी बार गालाहोन की तरफ जाते हुए देखा था। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वो खुद भी गालाहोन जाने वाले थे। तो उनके लीडर ने तुरंत आदेश दिया कि वीनस और जुपिटर तुम दोनों वहां जाओ और उस पर नजर रखो। वहीं अगली सुबह लव्स और बाकी लोग शहर की तरफ निकलते हैं। इस शहर पर अब भी मरीक का राज था, लेकिन उससे मिल पाना आसान नहीं होने वाला था। इसलिए वो सबसे पहले अलग अलग हिस्सों में जाकर जानकारी इकट्ठा करने का डिसाइड करते हैं। फिर एरिस जाने से पहले वो लुफ्स को बताता है कि बहुत समय पहले बार हेवनली स्टार्स में से एक ने मुझे डीमन आर्मी में शामिल होने का न्योता दिया था, तो शायद अब वो उन्हीं के साथ है। ये सुनकर लफ्स अगला टारगेट उसी को रखती है। उसके बाद वो अगले कुछ घंटे शहर में घूमती रहती है। तभी उसकी नजर एक विशाल ब्लैक टेम्पल पर जाती है और जैसे ही वो अंदर कदम रखती है तो वहाँ लव्स की एक विशाल मूर्ति होता है। वो हैरानी से सोचने लगती है कि लोगों ने मेरे नाम का मंदिर क्यों बनाया है। तभी मंदिर का केयरटेकर वहाँ आता है और पूछता है कि क्या आप इस शहर में नहीं हो। इस पर वो उससे पूछती है कि लोगों ने यहाँ पर इस अत्याचारी शख्स की मूर्ति क्यों लगा रखी है। उस केयरटेकर को लव्स की बात अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि हमारे लिए वो सेवियर था, हम जैसे डार्क विंग्स को व्हाइट विंग्स हमेशा नीचा समझते थे, हमें छुपकर गंदगी में रहना पड़ता था। और तब लव्स ने हमें बराबर का हक दिया और भेदभाव पर रोक लगा दी, इसलिए हम आज तक उसकी पूजा करते हैं। फिर लव्स पूछती है कि क्या तुम सब भूल गए कि पार्थेनोस ने जो लव्स का साथी था उसी ने तुम्हें तुम्हारे घर से निकाला था। इस पर वो बंदा वो कहता है कि वो हमारी सजा थी, हमने लव्स के साथ गद्दारी की थी और पार्थेनोस ने दया दिखाई कि उसने हमें मारा नहीं। आखिर में वो पूछती है कि तुम लोग अपने किंग मरिक के बारे में क्या सोचते हो। और उसका नाम सुनते ही केयरटेकर की आंखों में गुस्सा और नफरत झलकने लगती है। वो कहता है कि वो आदमी इस धरती पर पैदा हुए सबसे बड़े बेवकूफों में से एक है। खुद को हीरो कहता है, लेकिन उसके किए पापों की कोई हद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच डीना बेचैनी से किसी का इंतजार कर रही होती है और लिब्रा ऊपर से पूरी जगह को स्कैन कर रही होती है। तभी उसकी नजर डीना पर पड़ती है और वो तुरंत समझ जाती है कि वो किसी का इंतजार कर रही है। वहीं कुछ दूरी पर एक आदमी डीना की तरफ चलता हुआ दिखाई देता है। लिब्रा तुरंत पहचान जाती है कि ये तो एक डीमन है। वो बिना वक्त गवाए उसे डीमन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पीछे हटने के लिए कहती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक इंसान है, लेकिन लिब्रा को धोखा नहीं दिया जा सकता था। तभी वो बड़ा लिब्रा पर अटैक कर देता है, तो लिब्रा भी तुरंत अपने डिफेंस प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर देती है। दूसरी तरफ शहर के किनारे एरिस अकेले बैठा होता है। फिर वो उठता है और टहलने निकल जाता है। तभी अचानक उसे एहसास नहीं होता कि उसके आसपास कोई नहीं है और अगले ही पल उसके चारों तरफ से बैरियर बन जाता है जो कि गैक्रोस ने बनाया था। वहीं दूसरी ओर मेरिक अपने कास्टल में बैठकर लाइट विंग के साथ मीटिंग कर रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। लाइट विंग्स पिछले कई घंटों से उस पर चिल्ला चिल्ला कर मांग कर रहे थे कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके डार्क विंग्स को खत्म कर दे और मेरिक के लिए यह समय बहुत ही उलझी हुई थी। असल में शुरुआत में मेरिक ने गलाहॉर्न इसलिए बनाया था ताकि डार्क विंग्स लोगों को एक ऐसी जगह मिल सके जहाँ लाइट विंग्स उन्हें नीचे ना दिखा पाए और वो चैन से रह सके। लेकिन फिर पार्थेनोस ने लाइट विंग्स को वन हाइस से बाहर निकाल दिया और उनके पास कहीं जाने के लिए जगह ही नहीं बची। इसी मजबूरी की वजह से मेरिक ने उन्हें अपने नेशन की जगह दी थी। वो खुद उन्हें अंदर नहीं लाना चाहता था, पर फिर भी उसने अपने सिद्धांतों के खिलाफ जाकर उन्हें रहने के लिए जगह दी थी। लेकिन जो जमीन पहले से उनकी नहीं थी वही आकर वो अब स्पेशल प्रिविलेज की मांग कर रहे थे। और इतना ही नहीं, वो डार्क विंग्स को परेशान भी करना शुरू कर चुके थे। मेरिक ने इसे शांत तरीके से संभालने की काफी कोशिश की थी। उनमें से कई बार बात की, उन्हें समझाया कि दोनों यहाँ शांति के साथ रह सकती हैं, पर हर बार उनकी वही मांग रहती कि डार्क विंग्स को निकालो। लाइट विंग्स वाले मेरिक पर लगातार दबाव बना रहे थे और अब मेरिक का धैर्य टूट चुका था। वो महसूस कर रहा था कि वो इस नेशन का राजा बनने के काबिल नहीं है। वो खुद को लफ्ज के सामने एक नाकाबिल मूर्ख समझ रहा था, क्योंकि मेरिक को जीवन में बहुत कुछ खुद ही मिल गया था, जैसे सफलता उसके हाथों में दी गई हो। लेकिन लफ्ज उसने हर चीज लड़कर हासिल की थी। कई मुसीबतों संघर्षों से गुजरकर वो एक महान शासक बनी थी। उसी के मुकाबले वो खुद को बेहद छोटा और बेकार समझ रहा था। उधर लफ्ज इस समय व्हाइट विंग सेक्शन के बाहर खड़ी थी। उसे अच्छी तरह पता था कि इस संघर्ष को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि मैरी को एक्शन लेने के लिए मनाया जाए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी
थी कि वो मैरिक तक पहुंचे कैसे और उससे संपर्क कैसे करें। वो एक गहरी सांस लेकर आगे का रास्ता सोच रही थी। इसी बीच नेशन के दूसरे छोर पर लाइब्रा और जुपिटर की जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। लाइब्रा अपना दायां हाथ बदलकर कैनन में बदल लेती है और जुपिटर पर सीधा धमाका कर देती है, लेकिन जुपिटर फुर्ती से एक छलांग लगाकर ब्लास्ट से बच जाता है। लाइब्रा तुरंत अपनी गन से फायर करना शुरू करती है, पर जुपिटर अपने चारों तरफ विंड की शील्ड बना लेता है और फिर उसी गति में आगे बढ़कर एक क्लोज रेंज स्लैश अटैक करता है, जिससे लाइब्रा की गन दो हिस्सों में कट जाती है। उसका कट बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ने स्टील को मक्खन की तरह चीर दिया हो। जुपिटर की फाइटिंग स्टाइल देखने के बाद लाइब्रा तुरंत अंदाजा लगा लेती है कि वो एलिमेंट यूजर है, क्योंकि हवा को यूं मैनिपुलेट करना और मेटल को काट देना कोई साधारण स्किल नहीं थी। जुपिटर खुद इस बात को साबित कर देता है, लेकिन इससे लाइब्रा का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी भी हालत में उसे करने का डिसाइड कर चुकी थी। इस समय दूसरी तरफ अंगाकुरो अभी भी एरिस को मनाने की कोशिश में लगा था कि वो उसके साथ डीमन आर्मी में शामिल हो जाए ताकि वो हीरोज को मिटा सके, लेकिन एरिस उसे साफ शब्दों में मना कर देता। एरिस समझता था कि अंगाकुरो ये सब लफ्ज का बदला लेने के लिए कर रहा है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि लफ्ज वापस आ चुकी है। और जैसे ही अंगाकुरो ये सुनता है, वो एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। उसकी सांसें रुक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सच हो सकता है। एरिस उसे ये भी बताता है कि मार्स जैसे पावरफुल डीमन को भी लफ्ज नहीं हराया था, उसके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता, तो उसे इस बात पर भरोसा करना चाहिए। और अब वक्त आ गया है कि तुम वापस लफ्ज के साथ काम करो और फिर से उसकी सेवा करो। लेकिन अंगाकुरो की आंखों में अजीब सा जुनून था। वो अब भी लफ्ज के प्रति वफादार था, पर वो धीमी आवाज में कहता है कि मैं अभी उसके पास नहीं लौट सकता जब तक कि मैं उसके दुश्मन को खत्म नहीं कर देता। अगर मैंने उन्हें खत्म नहीं किया तो एक दिन वही लोग फिर से उस पर वार करेंगे। उसके चेहरे पर पागलपन साफ दिखाई देने लगती है। वो आगे कहता है कि इसीलिए मेरा नया लक्ष्य साफ है, मैरिक की नेशन को मिटा देना और बाकी हीरोज को भी। और जब ये सब पूरा हो जाएगा तब मैं डीमन ट्राइब को भी खत्म कर दूंगा और उन्हें लफ्ज के नाम बलि के रूप में चढ़ा दूंगा। एरिस उसकी बात से हक्का बक्का रह जाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं, लफ्ज ऐसा कभी नहीं चाहेगी, लेकिन अंगाकुरो जैसे उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था। वो इसे खून खराबे की कल्पना से इतना एक्साइटेड हो चुका था कि उसकी आंखों में पागल चमक आ गई और अगले ही पल अपने प्लान की शुरुआत करने के लिए वो टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है। अंगाकुरो के जाने के बाद एरिस कुछ पल खामोश खड़ा होकर सोचता रह जाता है। उसे भी हीरोज से उतनी ही नफरत थी जितनी अंगाकुरो को थी, इसलिए उनके नष्ट होने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसे पता था कि लफ्ज इस तरह के नासमझ विनाश का समर्थन नहीं करेगी। वो सोचने लगते हैं कि क्या उसे जाकर लफ्ज को ये सब बता देना चाहिए या इस बार चुप रहकर बस देखना चाहिए कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं, क्योंकि आखिरकार लाइट विंग डिस्ट्रक्ट वही लेगा जिन्होंने केवल उसके पंखों के रंग की वजह से लफ्ज को अपमानित किया था और उसे काफी सताया भी था। फिर वो फैसला करता है कि अभी कुछ करने से पहले उसे इंतजार करना चाहिए। अगर लाइट विंग्स वही पुराने घमंडी लोग निकले जिन्होंने लफ्ज को वर्षों तक दुखी किया था, तो वो खुद उन्हें खत्म कर देगा। उधर लाइट विंग डिस्ट्रिक्ट की सड़कों पर डीना अब भी उस आदमी का इंतजार कर रही थी जिससे उसे मिलना था, लेकिन वो अब तक नहीं आया था। इसलिए डीना का गुस्सा अब बढ़ते जा रहा था। वो बेचैनी में इधर उधर देखने लगती है और तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो काफी अजीब लग रहा था, जैसे वो किसी से छुप रहा हो। तो डीना के मन में तुरंत एक ख्याल आता है कि ये इन्फॉर्मेशन जमा करने का अच्छा तरीका हो सकता है। वो चुपचाप उसका पीछा करने लगती है। वो आदमी तेजी से एक गली से दूसरी गली में मुड़ता है, फिर आखिर एक अंधेरी गली वाले हिस्से में घुस जाता है। डीन छुपकर उसके पीछे वहाँ पहुँचती है और जैसे ही वो पास आती है तो पता चलता है कि वो उन्हीं लाइट विंग में से एक था जो मैरिक से बात करने के लिए गया था। वो अपने साथियों से कह रहा होता है कि मैरिक हमारी बातें मानने से इनकार कर रहा है, इसलिए अगर वो डार्क विंग्स को नहीं निकाल सकता तो हमें ये काम खुद करना पड़ेगा और उनसे छुटकारा पाना होगा, चाहे इसके लिए हमें अपने हाथ ही गंदा क्यों न करने पड़े। वो गंदे डार्क विंग्स यहाँ एक दिन भी और नहीं रह सकते हैं, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। वो आदमी आगे ये भी बताता है कि उसे खबर मिली है कि डार्क विंग्स लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जब बाकी लोग उससे पूछते हैं कि उसे ये बात कहाँ से पता चली, तो वो गर्व से कहता है कि मुझे ये बात जुपिटर ने बताई थी, वो हमसे कभी झूठ नहीं बोलेगी, इसलिए ये बात जरूर सच होगी। इस पर दूसरे लोग तुरंत पूछते हैं तो वो जुपिटर कहाँ है? तो वो आदमी जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, उसे आज मुझसे मिलने आना था लेकिन वो आया ही नहीं। शायद इसका कुछ लेना देना उन पंखीन लोगों से है जो हाल ही में यहाँ आए थे। उसे खुद भी शक था कि हाल ही की गड़बड़ियों में उन विंगलेस लोगों का हाथ हो सकता है। उधर डीना चुपकर उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी और जो कुछ उसने सुना उससे तो साफ लग रहा था कि नेशन एक गृह युद्ध के कगार पर खड़ा है और उसे पूरा विश्वास था कि जिसे जुपिटर का वो नाम ले रहे थे वहीं इन लोगों के दिमाग में नफरत की आग भड़का रहा है। डीना को अभी तक ये पता नहीं था कि जुपिटर आज लाइट विंग से मिलने क्यों नहीं आया।
लेकिन कम से कम उसके पास अब लव्स को देने के लिए काफी अच्छी जानकारी थी। इसी समय लाइब्रा अब भी जुपिटर के साथ लड़ाई में उलझी हुई थी। जुपिटर जितना भी विंड इस्तेमाल कर रहा, वो लाइब्रा को जरा भी हिला नहीं पा रहा था। वो केवल अपनी गजब की स्पीड के कारण से अब तक टिक पाया था। वो लाइब्रा की ज्यादातर शॉट्स को डॉज कर दे रहा था, लेकिन लाइब्रा बेवकूफ नहीं थी। वो पूरी लड़ाई के दौरान उसके अटैक पैटर्न को समझने की कोशिश कर रही थी। उसकी मशीनी दिमाग उसके एक एक मूव को कैलकुलेट कर रही थी, और जब उसकी कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी तो जुपिटर के पास उससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए जुपिटर को तुरंत कुछ सोचना होगा। उसे एहसास हो चुका था कि वो अभी लाइब्रा को हरा नहीं सकता। इसीलिए अचानक वो अपने चारों तरफ एक विशाल विंड गस्ट पैदा करता है, जो धूल मिट्टी उड़कर एक बड़ा सा डस्ट क्लाउड बना देता है, जिससे लाइब्रा की विजन पूरी तरह धुंधली हो जाती है। उसी पल जुपिटर एक मौके का फायदा उठाकर तेजी से वहां से भाग निकलता है। लाइब्रा तुरंत एक जोरदार झोंके से धूल को साफ करने की कोशिश करती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जुपिटर पहले ही वहां से भाग चुका था। उसी देर शाम सब लोग वापस इकट्ठा होते हैं, ताकि आज जो भी जानकारी मिली उस पर चर्चा किया जा सके। जीना सबसे पहले बताती है कि लाइट विंग इस समय डार्क विंग से युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है कि उन्हें उकसाने वाला वही आदमी है जिसका नाम जुपिटर है। फिर लाइब्रा आगे बढ़कर अपनी रिपोर्ट देती है। वो बताती है कि मैंने 7 डीमन लुमिनरी में एक जुपिटर के साथ लड़ाई की। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो भाग निकला। लव से सुनकर हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि एक डीमन आखिर क्यों इस शहर को नष्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन संभावना है कि जुपिटर फिर लौटेगा। तो लाइब्रा आगे कहती है कि मुझे मदद चाहिए। मेरे कुछ होमिंग बुलेट्स और मिसाइल्स अपग्रेड कर दिए जाएं। मेरे पास एमो बहुत कम बचा है। तो उसकी बात सुनकर लव्स लाइब्रा को ये वादा करती है कि वो उसके लिए बाद में और एमिनेशन तैयार कर देगी। लेकिन उससे पहले वो एरिस से पूछती है कि क्या तुम्हारी तरफ कोई हलचल हुई। एरिस अभी तक इस दुविधा में ही फंसा हुआ था कि उसे हेवन विंग्स को नष्ट होने देना चाहिए या नहीं, इसलिए वो अभी सच छिपा लेता और शांत चेहरा बनाकर कहता है कि नहीं, मेरी तरफ कुछ खास नहीं हुआ। लव्स उसकी बात पर शक नहीं करती, वो बस सिर हिलाती है, सबको बताती कि डार्क डिस्ट्रिक्ट में हालत काफी खतरनाक है। वहाँ के लोगों में लाइट डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए नफरत भरी हुई है, और अगर यही चलता रहा तो बहुत ही जल्द सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और चौंकाने वाली खबर ये भी थी कि डार्क विंग्स लोगों ने अपने मंदिर में लव्स की एक विशाल मूर्ति खड़ी कर दी है, और वो अब उसकी पूजा करने लगे हैं। ये सुनते ही बाकी सभी लोग डार्क डिस्ट्रिक्ट के सपोर्ट में आ जाते हैं। यहाँ तक कि लाइब्रा तो बोल उठती है कि क्या हम सिविल वॉर में डार्क विंग्स की तरफ नहीं लड़ सकते, लेकिन लव्स मना करते हुए कहती है कि मैं किसी भी साइड को सपोर्ट नहीं करूंगी। अगर सिविल वॉर शुरू हो गई तो ये नेशन खत्म हो जाएगा, और यही मौका देखकर डीमंस यहाँ हमला कर देंगे, जो कि हमारे लिए बहुत बुरा साबित होगा। उसकी बातों को आगे बढ़ाते हुए लव्स लाइब्रा को आदेश देती है कि अगली बार जुपिटर मिले तो उसे मारना नहीं बल्कि जिंदा पकड़ना। इस पर लाइब्रा बिल्कुल खुश नहीं होती है, तो लव्स उसे समझाती है कि हमें जुपिटर जिंदा चाहिए, ताकि हम उसे सभी हेवंस विंग्स के सामने उसका प्लान बताने पर मजबूर करेंगे। सिर्फ तभी उनकी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन साथ ही लव्स कहती है कि तुम अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना, जुपिटर को पकड़ना आसान नहीं होगा। उस रात देर को लव्स अकेली बैठी लाइब्रा के लिए एक नए एमओ बना रही थी। वो सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ केवल मैरिक से मिलकर ये पता करने आई थी कि वो प्लेयर है या नहीं, और अब मैं यहाँ सिविल वॉर रोकने में फंसी हुई हूँ। लेकिन चाहे जितना भी मुश्किल आए, उसे इस नेशन को बचाना ही होगा। उधर जंगल के बीच जुपिटर गुस्से से पागल घूम रहा था, क्योंकि जब तक लाइब्रा मौजूद है वो शहर के पास जाने का रिस्क नहीं ले सकता था, और अगर लाइब्रा यहाँ है तो उसका मतलब लव्स भी पास ही होगी, और यही बात उसके पूरे प्लान को खतरे में डाल रही थी। उनका प्लान था कि हेवन विंग्स को एक दूसरे से लड़वा देना, ताकि वो खुद ही अपने नेशन को खत्म कर दे, और उसके बाद डीमंस आसानी से घुसकर मैरी को खत्म कर देते। तभी वीनस वहां जाती है और पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, लेकिन जुपिटर उसकी बोलने की टोन से चिढ़ जाता है, खासकर तब जब लाइब्रा ने उस पर हमला किया था और वीनस ने उसकी कोई मदद नहीं की थी। फिर वीनस कहती है कि मैं पूरे समय हमारी मीटिंग पॉइंट पर इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम नहीं आई, उसमें मेरी क्या गलती है। आगे जुपिटर चिल्लाकर कहता है कि तो तुमने लव्स को सीधा शहर के सेंटर तक क्यों पहुंचने दिया। इस पर वीनस कहती है कि मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि लव्स को रोक सकूं, वो जहाँ जाना चाहे उसे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। जुपिटर उसकी बात से बहस नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी बात में लॉजिक थी, लेकिन उसका गुस्सा फिर भी शांत नहीं होता, क्योंकि उसका पूरा प्लान हेवन विंग्स को सिविल वॉर में धकेलने का और फिर मैरी को खत्म करने का सब बर्बाद हो चुका था। और तो और लाइब्रा उसकी तलाश में घूम रही थी, तो जुपिटर शहर के पास भी नहीं जा सकता था। वीनस को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था कि उसने पहले जुपिटर की मदद नहीं कर सकी, इसलिए वो कहती है कि अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए लाइब्रा को कुछ देर तक बिजी रख सकती हूँ, ताकि तुम अपना प्लान पूरा कर सको, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक ही उसे रोक पाऊंगी। उधर शहर में लक्स अभी अभी लाइब्रा के लिए
एम्यूनिशन का काम खत्म करती है। फिर वो उसे बोलती है ताकि लैब्रा अपनी जरूरत का सामान ले सके, लेकिन जैसे ही लैब्रा अंदर जाती है तो वो सारा सामान अपने स्कर्ट के अंदर डाल लेती है, जो देखकर लव्स दंग रह जाती है कि इतना सारा सामान उसने कहाँ छुपा लिया। फिर वो एमा के लिए लव्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि अगली बार जुपिटर मिले तो वो मेरी पकड़ से नहीं बच पाएगा। आगे वो पूछती है कि क्या आपको पता है दीना कहाँ है? मेरे सेंसर दिखा रहे हैं कि वो अभी शहर के 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर कहीं नहीं है। तो लव शांत स्वर में कहती है कि चिंता मत करो, दोनों टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं, वो बस थोड़ी देर में लौटेंगी। लेकिन लैब्रा को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। वो पूछती है कि क्या आप एक्स गेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जानकारी में इस दुनिया में एक्स गेट के अलावा कोई और टेलीपोर्टेशन स्पेल मौजूद नहीं है। लव उसके बात पर ध्यान नहीं देती और कुछ सोचने लगती है, जिससे उसका सिर दर्द करने लगता है। 200 साल पहले ऑनलाइन गेम्स में ऐसा कोई मैजिक नहीं था। वहाँ एक्स गेट सिर्फ सेटिंग का एक हिस्सा था जिसे प्लेयर सीख नहीं सकते थे। लेकिन अगर डीना वही स्पेल सीख सकती है और उसे जब चाहे यूज भी कर सकती है, तो फिर वो असल में है क्या? लव चौंक सोचती हैं कि उसने सवाल अब तक कभी नहीं सोचा। उसने कभी भी डीना की असलियत और उसकी पावर के बारे में गहराई से नहीं सोचा। फिर लव्स कहती है कि जैसे ही डीना वापस आएगी हम उससे बात करेंगे। उसके कुछ समय बाद डीना आखिरकार इन वापस लौटती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है वो चौंक जाती है क्योंकि कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। इसके साथ ही वो अचानक पीछे की कुर्सी पर धकेल दी जाती है और एक तेज रोशनी का स्पॉटलाइट सीधा उसके चेहरे पर पड़ता है। डीना को समझ में आ जाता है कि उसके साथ पूछताछ होने वाली है। डीना के पास मेमोरी मैनिपुलेशन और टेलीपोर्टेशन मैजिक दोनों है और साथ ही उसके पास इतनी ज्यादा स्किल, टैलेंट और ज्ञान है जो किसी ऐसे शख्स के पास होना बहुत अजीब है जो कभी सिर्फ एक एनपीसी थी। इसलिए लव्स को अब पूरा यकीन हो जाता है अगर डीना वाकई ओरिजिनल गेम में मौजूद होती तो वो कभी उसे भूल नहीं सकती थी। सबसे पहले लव्स डीना से सीधा सवाल करती है कि क्या तुम्हारे टेलीपोर्टेशन मैजिक एक्स गेट ही है? डीना इस बात से इनकार नहीं करती और ये सुनकर लव्स एक पल के लिए हैरान रह जाती है। लेकिन फिर वो सोचती है कि डीना ने तो कभी अपनी पावर को छुपाने की कोशिश की ही नहीं। और लव्स को ये भी याद आता है कि उसी एक्स गेट स्पेल से उसे इस दुनिया में बुलाया गया था। मतलब ये स्पेल जानना पूरी तरह असंभव नहीं था, लेकिन फिर भी ये बेहद अजीब था कि डीना इसे अपनी मर्जी से कभी भी इस्तेमाल कर सकती है। लव्स उसकी पावर पर और सवाल पूछने लगती है, लेकिन तभी डीना अचानक बेहद नाराज होकर बोल पड़ती है कि मैंने पिछले 200 साल दिन रात मेहनत की ताकि मैं मजबूत बन सकूं और तुम मुझ पर शक कर रही हो। उसका टोन इतना सीरियस था कि लव्स उसकी बात मान लेती है और फैसला करती है कि अभी के लिए ये मामला यही छोड़ देना ही बेहतर होगा। डीना राहत की सांस लेती है क्योंकि अब उसे लव्स उसकी असलियत पर और शक नहीं कर रही थी। जैसे ही इंटरोगेशन खत्म होता है डीना एकदम कैजुअल अंदाज में कहती है कि वैसे मैं लैब्रा को जहाँ चाहे वहाँ टेलीपोर्ट कर सकती हूँ। जो सुनकर लव्स हैरान हो जाती है और पूछती है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि दूसरों को टेलीपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। इस पर डीना तुरंत समझाते हैं कि लैब्रा एक गोलम है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आती है, इसलिए एक्स गेट की रेस्ट्रिक्शन इस पर नहीं लगती। आगे वो कहती है कि हम इसे अभी टेस्ट कर सकते हैं। तो लैब्रा को इससे कोई दिक्कत नहीं दिखती क्योंकि जुपिटर अब तक शहर पर हमला नहीं कर रहा था और ये बहुत ही अजीब था। तो वो लव्स से कहती है कि मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी और फिर लैब्रा और दोनों टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाती हैं। लेकिन उनके जाने के 10 सेकंड पूरे भी नहीं हुए थे कि जुपिटर अचानक से लाइट विंग डिस्ट्रक्ट के एक हिस्से को उड़ा देता है। पूरा शहर एक ऐसी धुएं के बादल से घिर जाता है जो लाइट और डार्क साइड के बीच सर्दियों से जिमे नफरत को कई गुना बढ़ा देता है। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल पूरी तरह से जंग छिड़ सकती है। लव्स तुरंत समझ जाती है कि यह असर मून मैजिक का है, किसी स्किल का नहीं, क्योंकि जुपिटर तो विंड मैजिक यूज करता है, तो ये हमला उसका हो ही नहीं सकता। वो तेजी से एरिस के पास जाती है और उसे बताती है कि ऐसा लग रहा था कि शहर को तबाह करने वाला सिर्फ डीमन ट्राइब ही नहीं है बल्कि यहाँ कोई और भी है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि ये सब कौन कर रहा है? इस पर एरिस पूछता है कि अगर ये काम हेवनली स्टार्स में से किसी एक का निकला जो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हो तो तुम क्या करोगी? कि तो मुझे उसका दिमाग ठिकाने लगाना होगा ताकि वो ऐसा काम ना करे। ये सुनकर एरिस सोचता है कि उसे पहले ही बात बताने के कारण मुझे खुद ही इससे निपटना होगा। वो तुरंत कहता है कि मैं इसे खुद हैंडल करूंगा। लेकिन लव्स जानती थी कि अगर सच में ये सब अगरकोश कर रहा है तो एरिस का उसके सामने टिकना नामुमकिन था। वहीं अगरकोश पूरे शहर में अपनी नेगेटिव एनर्जी फैला रहा था ताकि हेवन विंड लोग खुद ही एक दूसरे को नष्ट कर दें और उसका प्लान काफी तेजी से काम भी कर रहा था क्योंकि शहर के आधे हिस्से में आग लग चुकी थी। उधर जुपिटर एक ऊंची छत पर खड़े होकर ये सब देख रहा था कि इतनी आसानी से ये लोग एक दूसरे को मिटाने के लिए तैयार है और जैसे ही हेवन विंड्स लोग खुद को खत्म कर देंगे उनका नेशन खत्म हो जाएगा। उसे अब यहाँ कुछ भी करना नहीं था, इसलिए वो सोचता है कि 10 मिनट पूरे होने से पहले ही निकल जाना बेहतर क्योंकि वो किसी भी हालत में लैब्रा से भिड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता लैब्रा उसके ठीक पीछे खड़ी होती है। जुपिटर समझ नहीं पाता कि लैब्रा इतनी जल्दी वापस कैसे
से आ गई, जबकि वीनस ने वादा किया था कि वो उसे कम से कम 10 मिनट तक रोक कर रखेगी। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। लाइब्रा उससे कहती कि तुम्हारे जीतने के चांस 1% से भी कम है, लेकिन अगर तुम अभी सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। लेकिन जुपिटर सरेंडर करने से इनकार कर देता और पूरी ताकत से उसके पास से निकलकर भागने की कोशिश करता, लेकिन लाइब्रा पहले ही उसके मूव देख चुकी थी, इसलिए वो पीछे से मुड़कर उस पर फायर कर देती है, जो जाकर सीधा उसके पीठ में लगता है और दर्द के कारण उसकी रिएक्शन स्पीड 20% कम हो जाती है। और लाइब्रा के पास अभी लव्स की दी हुई होमिंग मिसाइल तैयार थी, जिनसे बचना जुपिटर के लिए लगभग नामुमकिन था। फिर लाइब्रा उस पर मिसाइल छोड़ देती है तो जुपिटर खुद को बचाने के लिए एक विंड बैरियर बना लेता है, लेकिन लाइब्रा सीधा बैरियर को एक पंच में तोड़कर जुपिटर को जमीन पर पटक देती है। जुपिटर हैरान रह जाता है कि उसकी हर चाल पहले से लाइब्रा को पता है। उसके खिलाफ और लड़ना सीधा मौत को बुलाने जैसा था और वो पूरी तरह घबराया हुआ था, इसलिए वो अपनी प्रेजेंस छिपाने के लिए विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है। पूरे इलाके को बिल्कुल शांत कर देता है ताकि उसकी आवाज, उसकी सांस कुछ भी ट्रैक ना किया जा सके। लेकिन अगले ही पल उसका गाल पकड़कर कहती है कि इन सब चीजों से तुम बच नहीं सकते हो, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ सकती हूँ। जुपिटर अब सच में काफी डरा हुआ था, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो लाइब्रा पर अपनी मैजिक से अटैक करता है, जिससे लाइब्रा की पकड़ ढीली हो जाती है। जुपिटर उस मौके का फायदा उठाकर पूरी ताकत से भागता है। एरिस आखिरकार अग्राकोशिस के पास पहुंच जाता है और उसे देखकर अग्राकोशिस भी समझ जाता है कि एरिस उसे रोकने के लिए आया है, लेकिन वो अपने स्पेल को हटाने से साफ मना कर देता है जब तक कि पूरा शहर राख न बन जाए। और सच कहा जाए तो उसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि एरिस उसे रोक सकता है, लेकिन एरिस पीछे हटने वाला नहीं था। दोनों अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं और जैसे ही अग्राकोशिस एक भयानक लेजर फायर करता है, एरिस जोरदार फ्लेम फिस्ट से उसे काउंटर करता है। फिर वो एक विशाल फायरबॉल बना देता ताकि अग्राकोशिस के हमले को रोक सके। उसे पता है कि उसकी मूव अग्राकोशिस के मुकाबले काफी कमजोर है, लेकिन वो हार मानने से मना कर देता है। फिर जैसे ही उसे एक मौका दिखता है, वो सीधा आगे छलांग लगाता है और एक जबरदस्त अटैक करता हुआ अग्राकोशिस की बॉडी को चीर देता है। लेकिन वो असली अग्राकोशिस था ही नहीं, वो बस एक डुप्लीकेट था। असल में अग्राकोशिस तो ऊपर हवा में एक विशाल स्प्लिट बॉम्ब चार्ज कर रहा था और तभी वो पूरी ताकत से उसे एरिस की ओर फेंक देता है। लेकिन उसका अटैक लगने से ठीक एक सेकंड पहले लव्स बीच में कूदकर उस ब्लास्ट को रोक लेती है। वो चिल्लाकर उससे कहते हैं कि तुम एरिस को मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो, लेकिन अग्राकोशिस उसकी बात आधी भी नहीं सुनता, क्योंकि जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसके सामने लव्स खड़ी है, वो रोना शुरू कर देता है। लव्स तो यहाँ आकर उसे एक जोरदार मुक्का मारने वाली थी, लेकिन अग्राकोशिस का हालत देखकर ऐसा नहीं करती। वो उसे अच्छे से समझा रही थी, लेकिन वो उसे समझाती कि मैं मैरिक या किसी हेवन विंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जो हो चुका है वो काफी है, अब ये स्पेल हटा दो। इतना सुनते ही अग्राकोशिस इसके लिए तुरंत राजी हो जाता है। तो लव्स कहती है कि ठीक है, तुमने जितनी भी परेशानी खड़ी की है मैं उसे नजरअंदाज कर रही हूँ, लेकिन अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो अग्राकोशिस अपनी ह्यूमन फॉर्म में लौट आता है और एक बार फिर लव्स के प्रति अपनी वफादारी की कसम खाता है। फिर वो अपना स्पेल हटा देता है और लव्स की परछाई में समा जाता है। लव्स सोचती है कि इससे ग्रह युद्ध रुक जाएगा, लेकिन अग्राकोशिस कहता है कि ऐसा नहीं होगा, मैंने सिर्फ उनकी पुरानी भावनाओं को जगाया था, वो तो पहले से ही उनमें मौजूद थी। स्पेल हटाने के बाद भी वो एक दूसरे को मारने से नहीं रुकेंगे। लव्स को एहसास होता है कि स्थिति कहीं ज्यादा खराब है। तभी डीना वहाँ आ जाती है और कहती है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे हम इस युद्ध को शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। लेकिन अग्राकोशिस उसे नहीं पहचान रहा होता, लेकिन उसे लगता है कि शायद 200 साल पहले उसने डीना को देखा है। वहीं दूसरी तरफ जुपिटर अभी भी अपनी जान बचाकर भाग रहा था, लेकिन चाहे वो कहीं भी जाए, लाइब्रा हर बार उसे ढूंढ लेती है और जुपिटर को पूरा यकीन हो जाता है कि वो जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रही है। वो बार बार उसे चेतावनी देती है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही है कि तुम सरेंडर कर दो। वो जुपिटर को अपना फैसला लेने के लिए ठीक से 10 सेकंड देती है, लेकिन जुपिटर के अंदर लड़ने की पूरी इच्छा ही खत्म हो चुकी थी। आखिरकार वो घुटनों पे गिरकर रहम की भीख मांगता है और पूरी तरह सरेंडर कर देता है। इधर लाइट विंग्स और डार्क विंग्स दोनों टाउन स्क्वायर में इकट्ठा हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल एक भयानक युद्ध छिड़ सकता है, लेकिन तभी मैरिक भीड़ के बीच आ जाता है। वो लोगों से अपनी हथियार नीचे रखने की विनती करता है। लव्स उसे देखकर खुश होती है कि आखिरकार उसे मैरिक देखने को मिला, लेकिन अगले ही पल वो हैरान हो जाती है क्योंकि मैरिक का एक पंख गायब था। वो डीना से इसके बारे में पूछती तो डीना बताती है कि डीमन किंग का कर्ज है, इसने न सिर्फ हीरोज की आधी ताकत सील कर दी बल्कि उनसे एक एक शरीर का हिस्सा भी छीन लिया। इसी वजह से अमीग्रा अब चल भी नहीं पाती। ये सुनकर लव्स को बहुत बुरा लगता है क्योंकि हेवन विंग्स वालों की पंख ही उनकी पहचान होती है। डीना कहती है कि मैरी की बातों से लोगों पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा, पर लव्स कहती है कि अगर वो यहाँ न होता तो अब तक ये लोग एक दूसरे को मार चुके होते, लेकिन ये भी सच है कि वो अकेले उन्हें ज्यादा देर रोक नहीं सकता। उसी समय लाइब्रा वहाँ जुपिटर को लेकर आ जाती है और हेवन विंग्स वालों से कहती है कि जुपिटर अब तुम्हारा है, तुम्हें इसके साथ जो
जो करना है कर सकते हो। लेकिन वहाँ के लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए डीना खुद आगे बढ़कर बताती है कि डीमन किंग के साथ लुमिनरीज में से एक जुपिटर है। लाइट विंग में से कई इसे पहचानते होंगे क्योंकि ये तुम सबको काफी समय से धोखा दे रहा था। और ये सब सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये सब डीमंस की चाल थी। उनकी असली दुश्मनी तो जुपिटर से होनी चाहिए थी। वो लोग जुपिटर पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। उधर जमीन पर पड़ा हुआ जुपिटर जब डीना की मुस्कान देखता है तो वो उसे बिल्कुल वीनस की तरह लग रही थी। अब उसे समझ में आता है कि लिब्रा टाइम से पहले क्यों आ गई थी। वो शुरू से ही उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। वो अपने ही साथी से धोखा खाकर हारना नहीं चाहता, इसलिए गुस्से और सदमे में जुपिटर अपनी बेड़ियां तोड़ देता और डीना पर झपटता। लेकिन अगले ही पल लाइब्रा अपने हाथ को उसके आर पार कर देती है तो जुपिटर उन्हें बताने की कोशिश करता है कि डीना भी एक लुमिनरी है। लेकिन लाइब्रा बिना कुछ सुने एक बार में ही जुपिटर का सिर उड़ा देती है और डीना कहती है कि अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। लेकिन सारे लोग जुपिटर की मौत देखकर काफी सदमे में थे। वही लव्स के मन में घूम रहा था कि जुपिटर आखिर डीना के बारे में क्या कहना चाहता था। फिर कुछ देर बाद मैरिक लाइब्रा के पास आता है और उसे उसकी मदद के लिए आभार व्यक्त करता है और उससे अनुरोध करता है कि वो उसके साथ कासल चले ताकि वो अच्छे से उन्हें धन्यवाद बोल सके। लेकिन लाइब्रा तुरंत मना कर देती है। वो सिर्फ अपने मास्टर के आदेश को मानती थी। और उसी वक्त मैरिक की नजर लव्स पर पड़ती है जो उसके पीछे ही खड़ी थी। उसे समझ में आ जाता है कि लाइब्रा शायद इसी की बात कर रही थी। मैरिक उन्हें कासल आने का निमंत्रण देती है तो लव्स भी मान जाती है। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं और जैसे ही लव्स मैरिक को अपना चेहरा दिखाती है तो मैरिक काफी खुश होता है। लेकिन उसे पास्ट में किए गए अपनी गलती का भी एहसास होता है। इससे लव्स समझ जाती है कि ये कोई प्लेयर नहीं है, ये वही मैरिक है जो उसे दुनिया की शुरुआत से यहाँ है। मैरिक बोलता है कि उसे अभी किंग नहीं बनना चाहिए था, असल में लव्स को ही उनका शासक बने रहना चाहिए था। ये बातें सुनते ही लव्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो भले ही इस दुनिया का नहीं है लेकिन उसे अपनी हार पर कभी पछतावा नहीं था। लेकिन मैरिक इसे गलती कहना उसके लिए एक अपमान जैसा लगता। वो मैरिक से कहती है कि खुद को इतना नीचे मत दिखाओ क्योंकि तुम उन हीरोज में से एक थे जिन्होंने मुझे हराया था। अभी नेशन तुम्हारा है और याद रखना इस पल के बाद में ना तो मैं तुम्हें सलाह दूंगी ना किसी चीज में दखल दूंगी। उसके बाद लव्स वहाँ से निकल जाती है और उसे थोड़ी शर्मिंदगी लग रही थी क्योंकि मैरिक के सामने वो इमोशनल हो गई थी। वो लाइब्रा से कहती है कि अगर तुमने अभी की मेरी हालत की कोई फोटो ली हो तो उसे डिलीट कर देना। लेकिन लाइब्रा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि फोटो क्या होता है। आगरोश और एरिस का भी वही हाल था। लूफा तुरंत समझ जाती है कि इस दुनिया में फोटो नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब वो पहली बार इस दुनिया में आई थी तो उसने कहा था कि कोई भी उसकी फोटो नहीं रखेगा और उस समय डीना इस बात से हैरान हुई थी जैसे उसे फोटो का मतलब पता हो। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि डीना कुछ छुपा रही है। तो लव्स डीना से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, जो सुनकर डीना क्रीपी स्माइल देती है